लोग बोलते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, आपके केस में तो सच में पेड़ पे उग रहे हैं। तो इसमें कितने मार्जिन होते हैं? एवरेज निकालो तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है अराउंड 30% का मार्जिन निकल जाता है। ये बिजनेस प्रॉफिटेबल है? बहुत ज़्यादा। मुझे किसी ने कहा था कि नर्सरी रन कर रहे हो, मतलब छोटा सा बिजनेस है वगैरह। अब मुझे रियलाइज होता है उन्होंने बिग प्लेयर्स को देखा तक नहीं। कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ कि करोड़ों की ज़मीन है और करोड़ों के प्लांट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया है इस चीज़ को, वही लोग ये बात कह सकते। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, कितना पैसा कमा सकता है इसमें वो? स्काई इज द लिमिट। आप कितना कमा लेते हैं? मेरा आप मान के चलिए मैं ऑलमोस्ट 7 फिगर्स पे भी जा रहा हूँ। एक लिस्ट है नासा रिकमेंडेड प्लांट्स की। नासा ने कुछ पौधे रिकमेंड किए हुए हैं और इनका बेस्ट पार्ट ये कि ये एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। इसमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देते हैं। जैसे ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। मैं इसको ऐसा एग्जांपल देता हूँ हर बार कि शेर का खाना जैसे अलग है, हिरन का खाना अलग है, वैसे ही हर प्रकार के अलग अलग पौधों का भी अलग अलग खाना होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब तक नर्सरी में है पेड़ तब तक बहुत भर भर के फूल हैं, हाँ। तो मूवमेंट वो हमारे घर आता है फूल देना बंद कर देता है? तो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो नर्सरी वाले होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल डाला जाता है। ओके। हाय आदित्य, कैसे हो आप और क्या अच्छा चल रहा है? हेलो, मैं बढ़िया हूँ। और जो जो चीज़ें अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं, अप्स एंड डाउन्स तो चलते रहते हैं। अभी फ़िलहाल अगर टीम वाइज देखें तो मेरी कुछ कुछ चीज़ें अभी फ़िलहाल मेरी पर्सनल टीम में इतनी अच्छी नहीं चल रही है, किसी की तबीयत ठीक नहीं है, अलग अलग चीज़ें। बट ओवरऑल अप्स एंड डाउन्स चलते हैं तो वही मज़ा आता है बिज़नेस करने का। तो ओवरऑल मज़ा आ रहा है सारी चीज़ों में। इतनी कम एज में इतनी जल्दी गार्डनिंग वाले बिजनेस में कैसे आ गए आप? सो एक्चुअली मैं जब 17 ईयर्स का था तो मैं अलग अलग चीज़ें तब एक्सप्लोर कर रहा था। नर्सरी वॉज समथिंग जो बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट हो जाती है, और उसके अलावा भी अलग अलग चीज़ें जो मतलब ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट हो रही थी, मैंने करी वो। जिसमें इंटरेस्ट रहा उसको मैं करता चला गया, जिसमें नहीं रहा वो छोड़ता चला गया। मतलब जैसे एग्जांपल के लिए मैंने प्रॉपर्टी ब्रोकरेज का काम किया था, मज़ा नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया था। नर्सरी वॉज समथिंग जो कम इन्वेस्टमेंट के साथ मैंने अपने ब्रदर से बात करके 20,000 में इसको स्टार्ट किया था। एंड वही किया कि खुद गार्डनिंग वगैरह कर रहे थे, खुद मल्टीप्लाई कर करके पौधों को बेचेंगे। दैट वाज द इनिशियल थॉट। तो वैसे करके इसको किया और मज़ा भी आने लगा एक्चुअली। इवेंचुअली गार्डनिंग में मुझे मतलब पहले शौक नहीं था, पर बाद में वो शौक आने लग गया, तो वैसा रहा। बट लोग थोड़ा सा रिजिड होते हैं कि यार हाथ गंदे हो जाएंगे। एक्चुअली एक चीज़ बताता हूँ इसके अंदर क्या हुआ था। मेरे जो पड़ोसी है आज बड़ी तारीफ़ करते, उस दौरान भी तारीफ़ वे में ही बोले थे वो। बट एक चीज़ बोले मेरे फादर को कि आप वकील हो और आपका बेटा यही मिट्टी में हाथ गंदे करता रहता है और सारी चीज़ें। तो मेरे दिमाग में लेकिन तभी ये था कि अभी ठीक है, कोई क्या सोच रहा है, आई डोंट केयर। बट इनिशियली मैं क्या सोच रहा था वो अगले व्यक्ति नहीं समझ सकते। मतलब मेरे दिमाग में चीज़ें लगता होगा ना कि टाइम वेस्ट कर रहा है। हाँ, मतलब उनको वैसे ही कुछ लग रहा था। बट मेरे दिमाग में था कि इसको मुझे एटलीस्ट इंडिया लेवल पर तो लेकर के जाना है। ये चीज़ मुझे फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे मुझे पता थी, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हो हर चीज़ ज़ीरो से स्टार्ट होती है। तो वो चीज़ मैंने ज़ीरो से स्टार्ट करी थी। बोलते हैं कि बिजनेस को जपना पड़ता है। आपने कैसे जपा अपने बिजनेस को? पहले तो मतलब मैं अलग अलग चीज़ें सीख रहा था, और मेनली गार्डनिंग के अलावा मुझे बुक्स पढ़ने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो और ऑडियो बुक सुनने का भी। तो इसको जपा मैंने कुछ इस वे में कि मैं हेडफोन लगाता हूँ आज भी। मतलब ऐसा नहीं कि आज हमारे पास टीम वगैरह है तो मैं मतलब गार्डनिंग नहीं करता हूँ, आज भी करता हूँ। मैं हेडफोन लगाता हूँ, ऑडियो बुक सुनता हूँ। इसको जपना इस वे में हो गया कि मैं घंटों घंटों, क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ और काम नहीं था गार्डनिंग करने के अलावा, कोविड चल रहा था। तो कोविड में करे क्या, ऑडियो लगाया मैंने और गार्डनिंग कर रहा हूँ। पता ही नहीं चलता था कब 8-8 10-10 घंटे हो जा रहे हैं, मैं गार्डनिंग कर रहा हूँ। उस वे में कह सकते हैं कि हाँ, वो उसको जपा था उस दौरान। तो मतलब ये शौक आया कैसे कि यार हाँ ये मुझे पेड़ों में काम करने में मज़ा आता है? ये एक इंटरेस्ट आपने कैसे ढूंढ के निकाला? मतलब इसको वही कुछ तो करना ही था, तो मैंने वही अलग अलग जो चीज़ें की उसके अंदर से गार्डनिंग वॉज समथिंग जिसमें मुझे मज़ा आया, बाकी चीज़ों में नहीं ये आया। बिजनेस प्रॉफिटेबल है? हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे किसी ने कहा था कि नर्सरी रन कर रहे हो, मतलब छोटा सा बिजनेस है वगैरह। उन्होंने एक्चुअली, अब मुझे रियलाइज़ होता है उन्होंने बिग प्लेयर्स को देखा तक नहीं है। इट्स अ ट्रुथ। मतलब मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनको मैं देखता हूँ कि करोड़ों की ज़मीन है और करोड़ों के प्लांट्स हैं, मतलब जिन लोगों ने नहीं एक्सप्लोर किया है इस चीज़ को, मतलब वही लोग ये बात कह सकते हैं। क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि यार क्या बस एक छोटा सा प्लॉट ले लिया, कुछ पौधे ला के रख लिए और मुझे भी थोड़ा सा शौक है इन सब चीज़ों में।
तो मैं भी थोड़े पौधे वौधे लगाता रहता हूँ घर पे, कुछ कुछ ट्राई करता रहता हूँ। जैसे मैं हाँ। आपको बता रहा था मिलीबग के बारे में भी, मुझे जो पता चला कि सबसे बड़ा जो बिजनेस है वो पुणे से प्लांट्स बहुत आते हैं। बिल्कुल, इंदौर में बहुत ज़्यादा आते हैं। क्रेट्स आती हैं पूरी की पूरी, और वो क्रेट्स फिर यहाँ पे लोग इसको सेल करते जाते हैं और बहुत सस्ते में वहाँ से लेके आते हैं और बड़े मार्जिन में यहाँ बेचते हैं। बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली बड़े मार्जिन में बेचे ऐसा भी नहीं है, बट एक तो पुणे के अलावा भी बहुत आते हैं, अलग अलग एरियाज से आते हैं। जो बड़े नर्सरी ओनर्स हैं वो लोग तो इंडिया के बाहर के भी मंगाते हैं। इंडिया में कई लोग इस वे में काम ही नहीं कर रहे जिस लेवल का वो लोग कर रहे हैं। ये इट्स अ फैक्ट। एंड आप जैसे कह रहे हैं कि बड़े मार्जिन में बेचते हैं, एक्चुअली जो गार्डनिंग बिजनेस है, जितने भी आप अगर किसी छोटे नर्सरी ओनर को देखेंगे आप, तो वो सिर्फ प्लांट बिजनेस में। लेकिन किसी भी आप ऐसे पर्सन को देखोगे जो एक्चुअली इसको मतलब जिसको आप कहते हैं बिजनेसमैन है और अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो वो लोग कंसल्टेंसी बिजनेस में, वो लोग इस फील्ड में लैंडस्केपिंग वगैरह करा रहे हैं सारी चीज़ें। और मैं भी कहीं ना कहीं मैं लैंडस्केपिंग अभी फ़िलहाल मैं पहले कर रहा था लेकिन मैंने बीच में छोड़ दिया था, अब दोबारा से कर रहा हूँ। और मेनली ऑनलाइन कंसल्टेंसी मैं हूँ फ़िलहाल, तो इसलिए मेरा बिजनेस चल पा रहा है। अदरवाइज सिर्फ आप पौधे बेच रहे हो तो इट इज़ नॉट दैट मच तो प्रॉफिट। आपके कौन कौन से वर्टिकल्स हैं अभी अभी इस बिजनेस में आपके? अलग अलग वे में हमने इसको डाइवर्सिफाई किया। जैसे स्टार्ट हमारा एडवर्टीजमेंट वगैरह के थ्रू होता है इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पे। ओके। तो वहाँ पर फ्री वेबिनार में लोग आते हैं एंड उनको कोच करते हो आप? हाँ हाँ, वहाँ पे Okay. फ्री क्लास लेता हूँ मैं और काफ़ी मतलब लोगों को मज़ा आता है। मतलब उसकी जो रेटिंग है वो कहता 4.5 स्टार रेटिंग आउट ऑफ अरे वाह। 5। ओके। तो हाँ, काफ़ी। और हमारी टॉप रेटेड नर्सरी उसकी वजह से हो चुकी है क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से लोग वो करते हैं रेट। तो वैसा कुछ है। एंड फिर लास्ट में हम लोग कोर्स सेल करते हैं हमारा। क्या सिखाते हैं उस कोर्स में आप? उस कोर्स में एवरीथिंग अबाउट होम गार्डनिंग इज कवर्ड। ओके। हर एक चीज़। तो वो एक हमारा वन ऑफ द बिजनेस है। अलॉन्ग विद दैट हमारे ई कॉमर्स एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट का नाम है dreamangan.com। तो उसके ऊपर हम लोग अलग अलग जो गार्डनिंग के प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह, वो सेल करते हैं। उसके अलावा कुछ ई बुक्स है हमारी, कुछ चार्ट्स है, तो वो हम लोग अलग से, जैसे एक चार्ट हमारा जो सबसे ज़्यादा फेमस है, खाद साइकिल चार्ट। लोगों को ये नहीं पता होता कि कौन से पौधे को कितने खाद की एग्जैक्टली। सच में नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता आज तक। मतलब लिटरली मैंने अभी क्या किया मालूम है, मुझे ऐसे लग रहा था कि फूल नहीं आ रहे उस पे। हाँ, ओके। तो मैं यूट्यूब पे गया और मैंने ढूंढा, तो किसी ने बोला कि आपको एप्सम सॉल्ट डालना चाहिए। हाँ हाँ, तो एक उगाओ करके कंपनी है, मैंने उससे एप्सम सॉल्ट ऑर्डर किया, ठीक है। वो डाल दिया। हाँ। वो उससे कुछ नहीं हुआ, मुझे कुछ नहीं दिखा। हम्म। फिर मैंने और रिसर्च किया तो बोला नहीं, पहले आप इसको स्प्रे करो। फिर किसी ने बोला कि इसमें आप थोड़ा मिक्स कर दो मिट्टी में। ठीक मैंने है। दोनों चीज़ कर दी, हाँ। उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने खाद ऑर्डर करी, खाद डाल दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी जब मदर से बात हो रही थी, क्योंकि मेरी मदर भी ये सब करती रहती है, ठीक। तो मदर बोली कि नहीं नहीं, उसका एक प्रपोर्शंस होते हैं। फिर उन्होंने बहुत सारी कुछ और रेमेडीज बताई, वो इम्प्लीमेंट करा तो फूल आए। बट हाँ, जैसे ये चीज़ मुझे नहीं मालूम, वैसे बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। बिल्कुल। और हमारे जो मेनली जो ऑडियंस है वो दिल्ली मुंबई की है सबसे ज़्यादा, तो उनको तो बिल्कुल भी नहीं पता। तो जैसे मैं इसको ऐसा एग्जांपल देता हूँ हर बार कि शेर का खाना जैसे अलग है, हिरन का खाना अलग है, वैसे ही हर प्रकार के अलग अलग पौधों का भी अलग अलग खाना होता है। जैसे आप इप्सम सॉल्ट की बात कर रहे थे, तो इप्सम सॉल्ट उसका फार्मूला होता है MgSO4। तो मेनली वो पौधे की ग्रीनरी वगैरह पे वर्क करेगा, बट आपने किस लिए किया था? फ्लावरिंग के लिए, I फ्लावरिंग guess। के लिए था। तो फ्लावरिंग के लिए मेनली जो फॉस्फोरस रिच खाद है वो आपको वर्क कर जाएगी। जैसे अगर आप उसमें बोन मिल इस्तेमाल करते हो तो बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको आ जाता है इसके जगह, एप्सम सॉल्ट की जगह। या फिर आपका एक रॉक फॉस्फेट आता है, अगर आप वो इस्तेमाल करते तो उससे आपको जो है रिजल्ट दिख जाता है उसकी जगह। तो वैसे ही हम चार्ट बना करके देते हैं कि किस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन है, कौन से तारीख को कौन सी खाद डालनी है, वैसा कुछ। तो ऐसे अलग अलग हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसमें। कोविड के बाद ये बहुत ज़्यादा बिजनेस बूम करा है, हाँ, क्योंकि लोग अपने घरों पे बैठकर उन्होंने बहुत पेड़ उगाए हैं और बहुत केयर करी है। उसके बाद से ही लोगों का कनेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। बिल्कुल वो चीज़ हुई है। और मैंने भी एक्चुअली कोविड के दौरान ही इसको, मतलब मैं नर्सरी पहले से रन कर रहा था, लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में आया वो कोविड के बाद से ही ज़्यादा आया। वैसे लगता नहीं कोविड से बहुत सारे बिजनेस ने जन्म लिया है? हाँ बिल्कुल, बहुत सारे ख़त्म भी हुए, बहुत सारे खत्म भी हो, बहुत सारे नए जन्मे भी। बिल्कुल। तो ये तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि बहुत सारे लोग को नहीं मालूम होता, और मेरे जैसे लोग भी होते हैं जिनको कुछ नहीं मालूम होता और लगता है कि हर एक चीज़ हर पेड़ पे काम कर जाएगी, बट शायद ऐसा नहीं होता है मेरे हिसाब से। नहीं। तो इसकी और कोई रेमेडी भी है कि जैसे अगर कोई फूल चाहता है और घर पे कुछ करना चाहता है, तो घर की चीज़ों को यूज़ करके वो अपने पेड़ों में ग्रीनरी और फूल ज़्यादा अच्छे से लेके आ सकता है? ऐसा कुछ है, आप बता सकते हो? हाँ डेफिनेटली यस, देयर आर मेनी थिंग्स। घरेलू चीज़ें, मतलब मैं
कुछ हद तक वर्क कर जाती है तो मैं वो भी सजेस्ट करता हूँ। जैसे एक खाद होती है जीवामृत करके, ये खेतों में भी इस्तेमाल करी जाती है। तो इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ, आप कह सकते हो जो प्रोसेस बनाने वाली वो अल्कोहल जैसी प्रोसेस होती है। इट इज़ अ काइंड ऑफ रम ऑफ द प्लांट्स, जो आप अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको दूसरे तीसरे दिन ही ग्रीनरी में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलता है। तो वो बनाने की प्रोसेस अपन नीचे या तो कमेंट वगैरह में ऐड करा देंगे, उसका वीडियो हमारा बना हुआ ऑलरेडी। तो वो एक घर पे बन जाती है। साथ में काफ़ी लोग वो बनाते हैं पाएंजाइम्स, तो वो भी एक्चुअली जीवामृत में ऐड करके भी कर सकते हैं। ये वो है क्या, मतलब वो प्याज के छिलकों को पानी में डुबा के रखना, समथिंग लाइक दैट? प्याज के हो जाते हैं लोग, उसके अलावा केले के छिलके होते हैं उसको भी करते हैं। तो बेसिकली केले के छिलकों में फास्फोरस अच्छा मिल जाता है, जो अगेन जो फ्लावर वाली प्रॉब्लम थी वो केले के छिलके वाले से भी हो जाएगी। उसका पानी आप डालेंगे अगर तो फ्लावरिंग ज़्यादा करेगा। इनफैक्ट मेरे घर पे तो क्या होता है कि जो भी गीला कचरा निकलता है, हाँ, उसको एक हमारे पास हमने एक पुरानी बड़ी सी बाल्टी है, उसमें हम उसको स्टोर करके रखते जाते हैं। और वो मेरी मदर ने प्रोसेस बताया था कि वो पहले गीला कचरा डाल दो, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल दो, और थोड़े थोड़े दिन में वो खाद बन जाएगी। तो ऐसा सच में होता है क्या? हाँ, वो कंपोस्ट खाद उसको बोलते हैं। उसी के अंदर आप अगर अर्थवर्म्स डाल दोगे तो यार अर्थवर्म नहीं डाल पाएंगे हम क्योंकि बहुत अजीब सा लगता है वो। एक्चुअली अगर इसका भी एक तरीका बताता हूँ आपको, खुद से डालने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट मैं भी नहीं डालता। उसको आप जो ग्राउंड वाला एरिया है, ग्राउंड फ्लोर पे, ठीक है, वहाँ पर मिट्टी के ऊपर एक मटके के अंदर सेम प्रोसेस अगर आप करो, तो जो अर्थवर्म्स है वो नेचुरली उसके अंदर आ जाते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी आप मिट्टी ऐसी डाल दे रहे हो या फिर जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ कुछ है अर्थवर्म्स, तो वो अपने आप उसमें मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो आप कह रहे हो कि जो हमारे नॉर्मल जो मिट्टी होती है, हाँ, उसके ऊपर हम मटका रखें और उसमें ये सारी चीज़ें डालें? बिल्कुल। बट अगर कोई उसमें रहता है, सोसाइटी वगैरह में रहता है, तो वो कैसे करेगा? क्योंकि मेरा तो 5th फ्लोर पे है मकान। तो उनको फिर कंपोस्ट खाद ही बनानी पड़ेगी, वर्मी कंपोस्ट, जैसे हम बना रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये कितने दिन में वैसे जनरली बन जाती है? अराउंड 1.5 महीना ले लेता है। मतलब अगर आप प्रॉपर उसको अगर लो, अगर 1.5 महीना ले लेता है। 1.5 महीने में पूरा हो जाता है। तो इसमें किस तरह का हमको चीज़ें डालनी चाहिए, किस तरह की चीज़ें नहीं डालनी चाहिए, ये बहुत बड़ा मतलब मिसकंसेप्शन रहता है। इनफैक्ट कई बार ऐसा भी हुआ कि खाने में मिर्ची बच गई, बट पकी हुई मिर्ची थी वो, तो पता है लोग वो भी डाल देते हैं। ऐसा हमारे साथ भी हुआ है। तो मैंने अपनी मीट को मना करा कि नहीं ऐसे मत डाला करो। बट क्या अगर वो डाल दिया तो सही है? जैसे चाय पत्ती भी लोग डालते हैं, तो उसके अंदर उसको धो के डालनी पड़ती है। हाँ, धो के डालनी। हाँ, डायरेक्टली आप नहीं डाल सकते। और वैसे ही पका हुआ भी खाना, सारी चीज़ उसमें नमक मिर्च सब डाला हुआ है, तो अवॉइड दैट थिंग। जो इसके अंदर मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो आपके वेजिटेबल के पील्स है वो आप इस्तेमाल करिए। जो पत्तियाँ गिरती है बहुत अच्छी खाद बनती है उसकी, वो इस्तेमाल करिए। फूल जो उसका वो बचा हुआ रह जाता है, तो वो आप इस्तेमाल करोगे तो बेस्ट क्वालिटी की खाद बन जाती है। अच्छा, एक चीज़ और इसके अंदर इंटरेस्टिंग निकल करके आती है यहाँ से, जो मार्केट में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वाली जो खाद होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी की नहीं होती। जो आप घर में बना रहे हो ज़्यादा अच्छी होती है। इनफैक्ट जो मैंने, फिर वही बात, मैं किसी ब्रांड का भी नाम नहीं लूँगा, जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि मैंने एप्सम सॉल्ट मंगाया बाद में, और फिर और कुछ खाद वगैरह भी मैंने मंगाई, तो वो मुझे खाद की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी, मतलब ऐसा लग रहा था कि पैकेजिंग बहुत अच्छी है, बट वही जो 150 रुपये में 5 किलो मिल जाती है, उसके लिए अगर मैं 400 रुपये खर्चा कर रहा हूँ, उसके बाद मुझे वो क्वालिटी नहीं मिली। और पेड़ों में डालने के बाद भी आज 15-20 दिन हो गए हैं, बट ऐसा कुछ पेड़ों में वाव फैक्टर नहीं आया। तो एक वो चीज़ है। नहीं, लेकिन एक्चुअली आपने एप्सम सॉल्ट मंगाया था ना, तो एप्सम सॉल्ट का पर्पज़ ही कुछ अलग ही था। आपने कुछ और ही चीज़, तो पहले मैंने एप्सम सॉल्ट डाला, और फिर उसके कुछ दिन बाद फिर मुझे लगा रिजल्ट नहीं आ रहा, तो फिर मैंने खाद डाल दिया। अच्छा, कंपोस्ट खाद डाली आपने, ओके। हाँ, नहीं तो उसका तो रिजल्ट आना चाहिए, वो डालो तो मतलब वो, क्योंकि उसके अंदर NPK भी होता है जो पौधों के मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, अलॉन्ग विद दैट बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, तो इसलिए वो तो मतलब कुछ ना कुछ तो इफेक्ट करेगा ही। तो आप जो खाद है आप लोग खुद मैन्युफैक्चर करते हो? नहीं, खाद हम लोग हमारे कुछ है लोग वेंडर्स हैं, उनसे हम बल्क में खरीदते हैं, उसकी पैकेजिंग कराते हैं 2 kgs में, और फिर हम लोग सेल करते हैं हमारी वेबसाइट। तो मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज तो आपके लिए आता होगा कि उसकी क्वालिटी मेंटेन करना, उसके लिए आप फिर कैसे करते हो? हमने बहुत सारे वेंडर्स ट्राई करके देखे, और साथ में कई वेंडर्स जो है हमारे, उनके हम मैन्युफैक्चरिंग, मतलब मैन्युफैक्चरर्स ही हमारे वेंडर्स, किसी और से हम ऐसे नहीं लेते कि वो थोड़े और छोटे में जा रहा है फिर थोड़ा, नॉट लाइक दैट। तो विजिट करके भी देखे हमने लोग। तो गार्डनिंग में आपको इतना एक्सपीरियंस है, अगर कोई अपना करियर वापस स्टार्ट करना चाहे, इसमें बेस्ट वे क्या है, कि कितना पैसा लगेगा और कहाँ से वो स्टार्ट कर सकता है? पैसे का तो ऐसा है कि मतलब किसी के पास ऑलरेडी बजट है तो वो लगा सकते हैं। हमारे इंदौर में एक नर्सरी है, वो मतलब सेंट्रल इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट लगाया है, क्योंकि ऑलरेडी रिच फैमिली से है वो। तो इट्स अप टू यू, चाहो तो एकदम बहुत छोटे से भी कर सकते हो, जैसे मैंने किया था। मेरे पास सिर्फ थोड़ा सा स्पेस था ऑलरेडी,
तो मैंने वही 20,000 से स्टार्ट हो जाता है, उससे भी चाहो तो कम से कर सकते हो, मैंने करीब 20,000 लगाया था। आजकल क्या लोगों के पास जगह का बहुत कंसर्न होता है कि यार इतनी जगह नहीं रहती घरों में, तो लोग टेरेस गार्डन की तरफ बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। हाँ, तो अगर कोई टेरेस गार्डन पे शुरू करना चाहता है तो कैसे कर सकता है? एक तो काफ़ी लोग मुझसे एक ऐसा सवाल पूछते हैं, उनके सनलाइट ज़्यादा नहीं आता है। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू है। हाँ हाँ, वो इशू है। और वो लोग पूछते हैं कि ऐसे में टेरेस गार्डन कर सकते हैं क्या? हाँ, तो नहीं, मुश्किल है, क्योंकि जो वेजिटेबल है, फ्रूट्स है, उनको मैक्सिमम ऐसे होते हैं जिनको 100% सनलाइट चाहिए होती है। ओके। तो वैसे लोग नहीं कर पाएंगे, बट हाँ अगर तो कितनी धूप चाहिए होती है? 100%। मतलब कुछ आवर्स का होगा ना, जैसे मेरे घर पे क्या होता है कि हाँ मोटा मोटा 9:30-10 बजे करीब धूप आती है हाँ और 1-1:30 बजे तक रहती है हाँ और फिर चली जाती है। तो 3 घंटे की धूप मिलती है, 3 से 4 घंटे की मैक्स टू मैक्स। तो क्या इतनी सफिशिएंट रहती है? अगर वेजिटेबल और फ्रूट्स की बात करो आप, हम्म, तो उसके अंदर मुश्किल है, मतलब थोड़ा बहुत आ जाएगा। बेस्ट रिजल्ट अगर आपको चाहिए ना, तो देयर शुड बी ओपन स्काई। ओके। हाँ, तो उसके अंदर क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस उतना नहीं कर पाते हैं। अगर अभी फिलहाल गर्मी की बात करो आप, तो गर्मी में ज़रूर फिर उसमें हम लोग शेड लगाते हैं, बट ओपन स्काई के नीचे मतलब कोई छत नहीं रहेगी। अगर छत है तो वो वैसा वाला रिजल्ट नहीं आ पाता। ओके। तो अगर कोई कमर्शियली करना चाहता है उसको, तो उसको ओपन जगह ही चाहिए जहाँ हाँ मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। हाँ, मैक्सिमम सनलाइट मिल सके। और साथ में अगर वो कवर कर भी रहे हैं तो वो मतलब स्पेशल जैसे नेट्स वगैरह लगती है उसके थ्रू कवर करेंगे, और स्पेशल मौसम में, जैसे अभी फिलहाल गर्मी के मौसम। तो किस तरह के प्लांट से शुरू करना चाहिए? वेजिटेबल्स से तो नहीं करना चाहिए। अगर किसी को मतलब नहीं, अगर किसी को नर्सरी शुरू करनी है अगर नर्सरी अपनी। हाँ, नर्सरी में तो एक तो ऐसा है कि मतलब वेजिटेबल्स कोई खरीदना पसंद भी नहीं करता, मतलब हाँ, लो मार्जिन चीज़ है। हाँ, सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स से डेफिनेटली उनको स्टार्ट करना चाहिए। हम्म, और उसमें भी क्योंकि उनको केयर करना भी नहीं आती शुरू में, इंडोर प्लांट्स के कंपेरेटिव केयर करना आसान होता है, तो उनको सबसे पहले इंडोर वैरायटी ज़्यादा लेनी चाहिए। फ्लावर्स वगैरह स्टार्टिंग में अवॉइड करना चाहिए, फिर धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होगा तो धीरे धीरे फ्लावर्स वगैरह भी रखना स्टार्ट करना चाहिए। और डीप में जाते हैं, खरीदे कहाँ से? क्योंकि मतलब अगर मैं किसी नर्सरी से खरीद के फिर सोचूंगा अपने कि मैं बेचूं, तो मेरे पास तो मार्जिन बचेगी ही नहीं। तो फिर मैं सस्ते प्लांट कहाँ से लेके आऊँ? सो अगर आपका एकदम ही जैसे मैंने किया था, मैंने बहुत छोटे सेटअप से किया था। अगर ऑफकोर्स इफ़ यू हैव बिग बजट, तो आप अलग अलग बहुत सारी ऐसी नर्सरीज़ है, पुणे साइड जैसे आपने कहा था, पुणे है, आंध्रा में है, साउथ इंडिया में भी है। सो यहाँ पर ये खुद मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब पौधे खुद उगाते हैं, है ना। सो वहाँ से आप कर सकते हैं कर अपने सकते यहाँ। हैं, हाँ, राइट। हाँ, अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो। अगर ओके। एकदम कम बजट है, जैसे मैंने किया था, बहुत कम बजट से किया था, सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज़ कि जो लोग इनसे खरीद रहे हैं, सपोज ऐसा है कि 100% उनके पास सामान आ रहा है, लेकिन उसको भी हाथों हाथ खाली करना रहता है नर्सरी, क्योंकि उसने भी बजट लगाया उसके अंदर। एग्जैक्टली। तो उनसे अराउंड 30% हमने ले लिया। उसका आते से जो इन्वेस्टमेंट उसने लगाया, तो थोड़ा सा पैसा रिकवर हो गया। एग्जैक्टली, वैसा हो जाता है, और वो कम इसमें दे देते हैं हमको रेट। राइट। मेरी मदर ये सजेस्ट करती हैं कि आप इसमें भी जाके ले सकते हो, जो अपनी गवर्नमेंट नर्सरी होती हैं। तो गवर्नमेंट नर्सरी में भी कई बार बहुत सस्ते सस्ते प्लांट मिल जाते हैं, तो वहाँ से भी जाके हम ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हो। 5-5, 6-6 रुपए के कई बार प्लांट मिल जाते हैं, 10-10 रुपए के प्लांट मिल जाते हैं। इंदौर की जो नर्सरी हमारी है सरकारी वाली, उसके अंदर वैरायटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो एक प्रॉब्लम है। मेरा कहना ये था कि हम छोटे छोटे पेड़ लेके उसको ग्रो करके और वहाँ से फिर हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जो भी कोई स्टार्ट करना चाहता है। बट जैसे मैंने आपसे एक बार डिस्कस किया था कि वो बेसिल लीव्स की जो एडिबल बेसिल होती है, हाँ जो हम एज पिज़्ज़ा पास्ता में डालते हैं, इस तरह के प्लांट जनरली नहीं मिलते हैं। हाँ, वो सरकारी पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हाँ, समझना। तो अगर जनरली कोई ऐसे प्लांट्स भी रखना चाहता है तो फिर वो कहाँ से लेके आए? आइए अलग अलग नर्सरीज पे, जैसे हमारी नर्सरी पे हम रखते हैं ये सारी चीज़ें। अलग अलग नर्सरीज जो लोकल है, जो प्राइवेट नर्सरीज है, उसमें मिल जाती है, आसान है। ओके, ओके। आदित्य, सबसे बड़ा एक जो प्रॉब्लम आता है दैट इज़ कि प्लांट्स के ऊपर फूल और फल कैसे लेके आए। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो इसमें क्या हम कोई ऐसे सस्ते फर्टिलाइजर्स भी हम डाल सकते हैं क्या, जो कि ऑर्गेनिक हो और हम उसको यूज़ कर सकें और फ्लावरिंग अच्छे आए या फ्रूट्स अच्छी आए? ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या हम? तो इसके लिए मल्टीपल अलग अलग ऑफ कोर्स खाद होती है। तो मैं इसको ना ऐसे समझाता हूँ, सबसे ज़्यादा तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ेंगी, तो ऐसी मैक्रो न्यूट्रिएंट रिच आपको चाहिए रहेंगी जो भी खादें हैं। तो जैसे ह्यूमन बींग से मैं कंपेयर करके अक्सर बताता हूँ उसके बारे में, कि जैसे हमको प्रोटीन ज़्यादा चाहिए होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है हमारे लिए, वैसे ही प्लांट्स के लिए NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, ये तीनों ही बड़े यूज़फुल होते हैं। तो नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ पे बहुत अच्छा बूस्ट कर देता है वो।
फॉस्फोरस से ज़्यादा फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, रूट डेवलपमेंट ज़्यादा होता है, एंड जो पोटैश है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन एंड पौधों के अंदर ही न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो अब अपने को ऐसी ऐसी खादें चाहिए जो प्रॉब्लम पौधे में आ रही है। सपोज आपके इसमें अभी अपन ने सिर्फ किसकी बात करी, सिर्फ फ्लावर्स की बात करी या सिर्फ फ्रूट्स की बात करी। ऐसा भी होता है कि थोड़ी बहुत कलियाँ आ रही है लेकिन पौधा ग्रीन उतना ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे में आपको नाइट्रोजन रिच वाली खाद इस्तेमाल करनी होगी। तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, नीम खली इस्तेमाल करी जा सकती है, ठीक है। और जैसे पूरा ही एनपीके अगर चाहिए तो ऑफकोर्स वो केमिकल में भी आ जाता है, बट आई डोंट लाइक टू यूज़ देम। थोड़े थोड़े ऑर्नामेंटल में हम लोग यूज़ करते हैं। एनपीके अलग अलग रेशोज़ में आ जाते हैं डायरेक्टली। एंड उसके अलावा जैसे सिर्फ फॉस्फोरस की बात करें तो रॉक फॉस्फेट हो गया, पोटैश की करें तो बायो पोटैश आ जाता है मार्केट में। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारे जो पौधों की नीड्स होती है उसके हिसाब से अलग अलग खाद होती है। हमारी नर्सरी में हम करीब 13 से 15 खाद रखते हैं। मैं खाद के ऊपर आऊँ तो मैंने अक्सर देखा है कि अगर इस तरह के हम कुछ केमिकल खाद अगर हम यूज़ करते हैं और हमको अगर आइडिया नहीं होता है तो हम अपने लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। जैसे कि मैं गांव में देखता हूँ, बारिश होती है तो उसके साथ ऑलरेडी जो न्यूट्रिएंट्स हैं बारिश के साथ वो एयर से धरती पे आते हैं और वो मिट्टी अपने आप उपजाऊ होती है। बट गांव में जो मैंने पैटर्न देखा कि लोग क्या करते हैं, उन्होंने देखा कि अच्छा वो गेहूं उगा रहा है और उसने यूरिया डाल दिया, उसके बाद उसने अच्छा ये डाल रहा है, उसके बाद उसने वो भी डाल दिया, फिर वो भी डाल दिया। तो मैंने देखा कि अच्छा इस प्रॉब्लम से एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो गई, उस दूसरी खाद से जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसको खत्म करने के लिए उन्हें तीसरा कीटनाशक डाला और तीसरा कीटनाशक से फिर चौथी प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। जैसे इल्लियों का प्रॉब्लम हुआ, इल्ली से फिर उन्होंने इल्ली को खत्म करने के लिए कुछ डाला, तो उसके कारण वो मेरे बता रहे थे कि जो वॉर्म्स होते हैं, अर्थ वॉर्म्स होते हैं, वो खत्म हो गए। तो ऐसे कर करके प्रॉब्लम्स क्रिएट करते जाते हैं लोग। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में कि लोगों को ये मालूम ही नहीं होता कि एग्जैक्टली डालना क्या है, और वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो खासकर ये किसान वर्ग है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और कुछ नहीं मालूम होता, बस क्योंकि दूसरा कर रहा है। और दूसरा भी क्यों कर रहा है, क्योंकि उसने बता दिया जो कि खाद बेच रहा है उसको कि तू ये ले जाके डाल, मज़ा आएगा तेरे को, अच्छी तेरी फसल आएगी। नो, ये बहुत ज़्यादा होता है और यही चीज़ अननोइंगली कहीं ना कहीं हम लोग घरों में भी करते हैं। सही है, जैसे मैंने करा। एक्चुअली देखा जाए तो यूँ भी, मतलब मैं भी अपनी बात करूँ अगर, तो जैसे जो चार्ट्स मैंने जो चीज़ें बताई है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसा बोल सकता हूँ कि यार ये तो इतने की जगह इतनी क्वांटिटी लगेगी, मेरी सेल्स ज़्यादा हो जाएगी। एग्जैक्टली। लेकिन मेरे इसमें मैंने इसको ऐसा रखा है कि आई एम अ कोच फर्स्ट एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म मेरा सेकेंडरी है वो। और इनफैक्ट उसको बनाया भी मैंने बाद में ही था, मतलब मैंने जो चार्ट्स वगैरह जो है हमारी ई बुक्स है ये सब पहले बना चुका था मैं, उसके बाद हमने हमारे ये प्रोडक्ट्स ऑनलाइन सेल करना स्टार्ट किए। तो इसलिए वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ऑथेंटिक हो जाती है। तो आपकी जितनी भी खाद हैं सारी ऑर्गेनिक रहती हैं? हाँ, ऑलमोस्ट सिर्फ 2 खादें हम लोग केमिकल वाली सेल करते हैं, बाकी उसके अलावा सारी ऑर्गेनिक। ओके, मैं एक राज जानना चाहता हूँ आपसे। हम जब भी है ना किसी नर्सरी से पौधा लेके आते हैं तो बड़ा हरा भरा रहेगा, खूब सारे भर भर के फूल रहेंगे उसमें, यू नो, या कुछ फ्रूट भी है उसमें, तो फ्रूट भी लगे रहेंगे। मतलब मैं एक पेड़ लेके आया था अनार का, छोटा सा पेड़ था बट उसमें अनार आ रहे थे। और जिस दिन से वो मेरे घर पे आया उस दिन से उसने मेरे को अनार की शक्ल नहीं दिखाई। ऐसा भी होता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब तक नर्सरी में है पेड़ तब तक बहुत भर भर के फूल हैं, तो मोमेंट वो हमारे घर आता है फूल देना बंद कर देता है? ओके, सो जैसे अनार का आपने बताया था, तो अनार के इसमें तो एक चीज़ बता देता हूँ कि जो नर्सरी वाले होते हैं, क्योंकि वहाँ वाला अनार तो खाना है नहीं, तो उसमें केमिकल डाला जाता है। ओके, हाँ, ये सच है। मतलब हमारे नर्सरी में भी जो छोटी थैलियाँ होती हैं उसमें हम थोड़ा बहुत केमिकल डालते हैं। बड़ी वाले में जो ऑफकोर्स जो डायरेक्ट घर ले जाके अगला व्यक्ति खा सकता है जिस चीज़ को, ऐसे साइज़ में जो है उनमें नहीं खाद डाली जाती। तो इसलिए एक वन ऑफ द रीज़न है जिसकी वजह से आपके उसमें खाद आ रहा था नर्सरी पे, बट आपके घर पे नहीं आया। लेकिन इसको फूल अगर आ रहा था, फूल आ रहा था, ओके। लेकिन इसको अगर आप ऐसा कुछ सोचो कि अपने घर ला करके कैसे अब मैं लाऊं, है ना, तो उसके लिए आपको एक गलती लोग और कर देते हैं जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में करते हैं, जो थोड़े से वी शेप के गमले नहीं होते, नीचे से ऐसे वो होते जाते हैं, छोटे होते जाते हैं, कोन टाइप का, तो उसमें मिट्टी कंपैरेटिव कम आती है। ओके, तो आपको हमेशा सिलेंड्रिकल शेप इस्तेमाल करिए या फिर जो क्यूबॉइड शेप होता है वो इस्तेमाल करिए। सो ऐसे में अगर आप करेंगे तो उसमें मिट्टी ज़्यादा रहेगी और अपने आप आपको रिजल्ट बेहतर आएगा। दिस इज़ फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट प्लांट्स। और रही बात फ्लावरिंग प्लांट्स की, अगर तो इसके अंदर 2-3 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो प्रॉपर सनलाइट,
कई लोग ऐसा करते हैं कि जितने की ज़रूरत है उतनी मिलते नहीं है, पौधा ढंग से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता, तो वो एक प्रॉब्लम है। या फिर खाद जितने जितने टाइम पर जो चाहिए, हर पौधे की अलग अलग आवश्यकता होती है, उसको उसके हिसाब से खाद देनी होती है, तो वो उसका ख्याल रखना होता है। साथ में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और, जो पॉलिनेशन लोग भूल ही जाते हैं उस चीज़ को। लिटरली मैं जब लैंडस्केपिंग का काम कराने जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि फ्लावर्स आ नहीं रहे, लोग बोलते हैं, और घर में तीन चार पौधे घर के किसी एक कोने में रखें, तीन चार पौधे किसी और कोने में रखें। अब जो तितलियाँ हैं, हनी बीज है, चिड़िया है, वो आकर के उसको देखेगी नहीं, तीन चार पौधे को क्यों देखेंगी? एग्जैक्टली, उनको जहाँ ज़्यादा दिख रहा है वहाँ पर जाएंगे वो। तो 20-25 पौधे एटलीस्ट आपको एक साथ रखने चाहिए, एक इकोसिस्टम बना कर रखना चाहिए, तब जा करके वो पॉलिनेशन होगा, तब जाकर फ्लावर आएगा। तो एक वो भी इम्पोर्टेंट। तो ऐसी 3 चीज़ें जो हर किसी इंसान को रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए पौधे में फ्लावर्स लाने के लिए। प्रॉपर उसको सनलाइट में रखिए जितनी की आवश्यकता है। मेक इट श्योर अगर वो पॉलिनेशन जिसको चाहिए पौधा अगर वो वैसा है, तो उसको प्रॉपर हो सके पॉलिनेशन, उसके लिए जो मेजर्स होते हैं उसका ख्याल रखिए, और टाइम टू टाइम खाद डालिए। क्योंकि अक्सर लोग एक बार पौधा लगा दिया, उसके बाद डल रही है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 3 महीने बाद खाद। दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। पौधों को चाहिए होती है हर 8 से 15 दिन में कुछ ना कुछ मिलते रहना चाहिए, तब जाकर रिजल्ट। मैंने एक चीज़ और महसूस करी कि पेड़ों में इसलिए भी शायद बहुत ज़्यादा फ्लावर्स वो सब नहीं आते या मुरझाना शुरू कर देता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी जड़ें बड़ी हो जाती हैं और लोग फ्रीक्वेंटली उसका पेड़ मतलब गमले से निकाल के उसकी कटिंग नहीं करते हैं जड़ों से। तो ये भी मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। इसको रूट बाउंड बोलते हैं। हाँ। तो इसके लिए या तो आप जड़ों को कट कर सकते हो, या उससे एक बेहतर तरीका है कि उसको एक तो बड़ी वाली जड़ को कट करी, छोटी छोटी वाली नहीं। अच्छा, उल्टा काम करते हैं। हाँ, लिटरली उल्टा काम करते हैं लोग, छोटी छोटी जड़ों को ऐसे निकाल के गुच्छा फेंक देते हैं और बड़ी जड़ को रख देते हैं। जो न्यूट्रिएंट आपका लेकिन वो छोटी छोटी जड़ें लेती है मेनली। बड़ी जड़ को आप काट सकते हो, छोटी छोटी रहने दीजिए। और चाहो तो वो भी, उससे बेहतर तरीका ये है कि आप उसको बड़े इसमें शिफ्ट कर दो और ज़्यादा, तो वो आपका काम हो जाएगा। बट अगर जैसे स्पेस का प्रॉब्लम है तो वैसी जड़ें काट के हम वैसे ही रख सकते हैं ना, छोटे उसमें करके। हाँ, कर सकते हो, बड़ी वाली जड़ काट दीजिए, छोटी छोटी वालों को डिस्टर्ब मत करिए। अभी आप जो गमले का बोल रहे थे कि वो वी शेप वाले गमले नहीं यूज़ करने चाहिए कि उसमें मिट्टी कम आती है, तो एग्जैक्टली किस तरह का करना चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि आप जो यूज़ करते हैं आप बैग्स भी यूज़ करते हैं, तो वो बैग्स आप लोग सेल भी करते हैं? हाँ जी, हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। ओके, तो वो बैग मतलब जो बैग वाला पैटर्न है जो सिलेंड्रिकल है, वैसे ही गमले यूज़ करने चाहिए? हाँ, अगर वैसे गमले तो नहीं मिलते ही, बट आप ड्रम्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर चाहो तो उसमें अच्छा रिजल्ट आ जाता है। ओके, ऐसा भी कुछ मिथ है क्या कि मिट्टी के गमले यूज़ करने चाहिए, प्लास्टिक के गमले यूज़ नहीं करने चाहिए? हाँ, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। तो मार्केट में 3-4 प्रकार के अलग अलग गमले होते हैं। एक प्लास्टिक होता है, एक मेटलिक पॉट्स आ रहे, सिरेमिक पॉट्स आते हैं, मिट्टी का हो गया, सीमेंट शायद हमने बात करी ऑलरेडी। तो ये अलग अलग प्रकार के आते हैं। अगर पौधे के क्वालिटी के हिसाब से आप देखोगे तो बेस्ट गमला होता है मिट्टी का। ओके, उसके पीछे का कारण ये है कि जैसे एक मटका होता है ना, मटके से पानी रिसता है, तो वैसे ही आपका जो ये मिट्टी का गमला है उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी रिसता है। और मैक्सिमम प्लांट्स आपके ऐसे होते हैं कि उनको चाहिए होता है कि वेल ड्रेन सॉइल हो, तो वो पानी बहना चाहिए वो चीज़। अगर आप जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक में उतना जल्दी नहीं बहता, राइट। सबसे ज़्यादा ख़राब कोई गमला अगर होता है पौधे के हिसाब से अगर हम देखें तो सिरेमिक का और मेटलिक पॉट्स, ओके, ये सबसे ज़्यादा ख़राब होते हैं। और स्पेशली जब लोग उसको इंडोर में रख लेते तो हमारे कस्टमर्स को भी मैं देखता हूँ अक्सर ओवर वाटरिंग हो जाती है। इतना पानी डालते 3-3, 4-4 दिनों तक वो उसमें है, तो रूट सड़ जाती है उस वजह से। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो वाटरिंग वो कितनी कितनी ड्यूरेशन में करना चाहिए? पौधों में पानी का तो ऐसा रूल है कि आप इतना पानी डालिए कि मतलब पहली बार उसका मतलब पूरी उसको तृप्ति हो जाए। मतलब अगली बार पानी तभी डलेगा जब उसकी टॉप लेयर सूखी हो। एंड योर गोल शुड बी कि आप 1 से 1.5 दिन बाद वापस से डालो पानी, डालो इतना कि 1 से 1.5 दिन बाद फिर से आपको पानी डालना पड़ जाए। और इंडोर में जैसे हमने एरिका पाम इंडोर रखे हुए हैं, कितनी फ्रीक्वेंसी में फिर उस एरिका पाम को हमको पानी देना चाहिए? एरिका पाम आपने अगर प्रॉपर उसको इंडोर में रखा है तो एक तो एकदम अंधेरे में तो नहीं रखाएगा वो, उसको चाहिए होता है अराउंड मतलब ऐसा जगह कि थोड़ा सा मतलब दीवार से टच होके तो भी रिफ्लेक्शन ज़रूर आ रहा हो, उसको ऐसी जगह रखना पड़ता है। तो मान के चलिए एक बार आपने पानी डाला है तो अगर उसमें इतना डाल दिया कि नीचे से अगर छेद से उसका पानी निकल गया, इतना पानी डाला है, तो करीब 3 से 4 दिन बाद आप वापस से उसमें रिपीट कर सकते हो। और वो मौसम में भी फ़र्क पड़ता है। अगर मॉइस्चर है आसपास बहुत ज़्यादा तो मिट्टी लेट सूखेगी, तो आपको जब भी सूखे तब डालना है पानी। ह्यूमिडिटी हमको देखना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी के हिसाब से वो करना पड़ेगा। हाँ। बट कई बार ऐसा होता है ना, जैसे मैं तो सोसाइटी में रहता हूँ, अब फ्लैट में क्या है, जहाँ ड्राइंग रूम में एरिका पाम रखा हुआ है और वहाँ पे लाइट नहीं आती है, तो क्या वो जो रूम की लाइट है
उससे इसका कुछ सपोर्ट हो जाता है, या उसको हर थोड़े दिन में बाहर निकाल के रखना है, फिर अंदर रखना है, कैसे करना चाहिए उसको? एरिका पाम की ही अगर अपन बात करें तो इसको तो चलेगा नहीं है। हमने मतलब हमारे ऑफिस में ट्राई करके देखा है। ये तो नर्सरी में तो क्योंकि ग्रीन नेट के नीचे चीज़ें रखा जाती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं जाता, बट हमने हमारे स्टूडियो में रख करके देखा उसको, तो वो धीरे धीरे पत्तियाँ जड़ जाती है, उसको इनफ सनलाइट नहीं मिलती। क्योंकि आप कुछ वैरायटी ऐसी होती है, जैसे आपका सेंसवेरिया की वैरायटीज़ होती है, स्नेक प्लांट्स वगैरह, तो इनको आप रख सकते हो, ये कंपेरेटिव कम सनलाइट में चल जाते हैं। और रही बात इसकी भी, अगर सेंसवेरिया की भी बात करें तो इसको भी हफ्ते में एक बार तो एटलीस्ट बाहर का मॉर्निंग सनलाइट जरूर दिखाना चाहिए, जरूरत पड़ती है। तो ऐसे 5 प्लांट्स जो कि घर के अंदर हम रख सकते हैं, उनको सनलाइट की ज़रूरत नहीं पड़ती? पीस लिली हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, ड्रेसिना हो गया, सिंगोनियम हो गया, लकी बैम्बू हो गया। एक्चुअली ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि लोगों को नहीं समझ में आता है हम घर पे रखें क्या, घर के अंदर क्या रखें जहाँ लाइट नहीं आती है, तो वो चीज़ बहुत प्रॉब्लम होती है। एक लिस्ट है नासा रिकमेंडेड प्लांट्स की। ओके। नासा ने कुछ पौधे रिकमेंड किए हुए हैं और इनका बेस्ट पार्ट ये कि ये एयर प्यूरिफिकेशन का काम करते हैं। इसमें से बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो आपको 24 आवर्स ऑक्सीजन भी देते हैं। हमें तो स्नेक प्लांट ही मालूम है बस। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, पीस लिली हो गया, बहुत सारे, अभी मैंने जो 5 नाम आपको बताया था उसमें बहुत सारे हैं, उसमें से नासा रिकमेंडेड की वैरायटीज। ऐसे 2-4 प्लांट्स जो कि हम एयर प्यूरिफायर की तरह काम कर सकते हैं और घर के अंदर रख सकते हैं। हाँ, जैसे पीस लिली हो गया, मनी प्लांट हो गया, स्नेक प्लांट हो गया, आपका एरिका पाम भी हो गया, लेकिन थोड़े से कंपेरेटिव ज़्यादा सनलाइट उसको चाहिए रहता है। बाकी स्टार्टिंग वाले जो बताया वो प्रॉपर इसमें भी चल जाते हैं। ये मनी प्लांट का आपने बहुत अच्छा बताया, बट मनी प्लांट में मैंने देखा है कि अगर इसको हम बॉटल में लगाते हैं तो उसकी ग्रोथ नहीं आती है, क्योंकि अगर बड़ी पत्तियां थोड़े थोड़े दिन में छोटी छोटी हो जाएगी उसका साइज, और फिर थोड़े दिन में उसकी जड़ें वड़ें सड़ने लग जाएगी, इवन दो हम पानी रेगुलरली चेंज कर रहे हैं। ओके। तो अगर कोई घर के अंदर सजाने के लिए लगाना चाहता है मनी प्लांट, तो कैसे इसको लगा सकता है? यू कैन डू वन थिंग कि इसके अंदर, क्योंकि ये ऑर्नामेंटल प्लांट है तो इसके अंदर केमिकल इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पानी जैसे आप चेंज कर रहे हो, 8-10 दिन में एक बार पानी चेंज कर देना चाहिए। तो करीब हर 15 दिन में एक बार आप, एक आता है NPK 19-19-19, NPK 19-19-19, हाँ जी, ओके। तो उसका आप हाफ पिंच उसमें आप डाल दोगे अगर वो बॉटल में, तो उससे उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा और आपको जो छोटी पत्ती वगैरह सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ओके, तो और वो हरा भरा रहेगा, बढ़िया रहेगा। हाँ, बढ़िया रहेगा। और कोई डेकोरेटिव प्लांट जो हम घर पे रख सकते हैं जिसकी लाइट बहुत कम चाहिए होती है जिसको? एंथोरियम रख सकते हो, मेरा वन ऑफ द फेवरेट वेराइटी है एंथोरियम। हाँ, उसको लाइट ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। हाँ, काफ़ी कम सनलाइट चाहिए होता है। ऑर्किड्स आप रख सकते हो, और इनमें जो फ्लावर्स आते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं, मेरे फेवरेट्स हैं। मतलब और केयर फ्री रहते हैं, ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती इनकी? इन दोनों की लगती है, एंथोरियम को केयर लगती है, ऑर्किड को भी केयर लगती है। अगर केयर फ्री चाहिए आपको तो फिर वही स्नेक प्लांट्स वगैरह, पीस लिली, ये सब रखिए। पीस लिली का एक अच्छा फैक्ट मुझे ये लगता है कि एक तो फ्लावर भी देता है इंडोर्स में, एंड अलॉन्ग विद दैट ये जो मैंने बाकी के नाम बोले आपको, ये थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं केयर करना। पीस लिली ईजी टू केयर, तो वो आप रख सकते हो। मैंने ना एक नींबू का पेड़ लगाया था, वो बीज से आज मोटा मोटा 2 साल हो गए हैं उसको। अभी तक उसमें कुछ नहीं आया है, और मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो उसमें बोल रहे थे कि वो 4 से 5 साल लगेंगे उसको, तब होगा। तब मुझे 4 से 5 साल तक उसको संभाल के रखना पड़ेगा, या इसमें कुछ जल्दी फ्रूट लाने के लिए कुछ कर सकता हूँ उसमें? सो ये वाले पर्टिकुलर प्लांट को तो आपको संभाल के ही रखना पड़ेगा। इसके अंदर भी नहीं आएगा, क्योंकि जैसे हम ह्यूमंस में होता है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद हम मैच्योर हो पाते हैं किसी को न्यूबॉर्न को बर्थ देने के लिए, तो वैसे ही प्लांट्स में भी उनके लिए वो बच्चे की तरह है। जो फ्रूट है उसी के अंदर तो सीड्स आएगा, और सीड्स से नया तो बच्चे की तरह है। तो अभी वो 4-5 साल जैसे नींबू का है, अलग अलग पौधों का वो भी अलग अलग रहता है। अच्छा। हाँ, तो अगर आप चाहते हो कि अगले ही साल आपको फ्रूट मिल जाए तो ऑलवेज बाय द हाइब्रिड प्लांट्स। ये हाइब्रिड क्या कंसेप्ट है, आप बता सकते हो? हाइब्रिड में ऐसा है कि इसमें भी एक्चुअली अलग अलग तरीके से हाइब्रिड उनको किया जाता है। एक होता है एयर लेयरिंग प्रोसेस होता है, एक ग्राफ्टिंग एक प्रोसेस होता है। अब इसमें भी एक्चुअली जो खेती के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट इस्तेमाल करे जाते हैं, और जो एज अ होम गार्डन ओनर जो मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं वो अलग प्रोसेस है। जैसे ग्राफ्टिंग वाली प्रोसेस है वो जनरली खेती में इस्तेमाल करी जाती है। उसमें जैसे एक पौधा है, उसके ऊपर उसको चीरा दे करके जो मैच्योर प्लांट है ऑलरेडी उसकी वो लगा देते हाँ हैं। वो लगा देते हैं। दैट इज़ द ग्राफ्टिंग प्रोसेस। अब ये वाली चीज़ खेती बाड़ी में लोग इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो बेस प्लांट है वो बीज से उगा था, तो वो बीज की बात अलग है। वो जो रिजल्ट देगा लॉन्ग टर्म में वो एक अलग रिजल्ट देगा, लेकिन इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। इस वजह से मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि जो होम गार्डन ओनर्स है उनको एयर लेयरिंग वाला चूज़ करना चाहिए। ओके। ड्रॉबैक उसके अंदर ग्राफ्टिंग में ये हो जाता है कि नीचे से जो स्टेम्स वगैरह उसकी, नीचे से जो ब्रांचेस वगैरह उसकी आ रही होती है, तो उनको बार बार कट करते रहना पड़ता है। अभी कई लोग के पास इतना टाइम नहीं रहता, वो कट नहीं करते, तो वो
मतलब वो सकर्स है, वो एनर्जी को सक कर रहे हैं और ओवरऑल फिर रिजल्ट नहीं आएगा। एंड अगर आप उसको कट कर देते हो तो एक प्रॉब्लम और होती है कि वो हाइट में बढ़ता है। जितना आप साइड से पौधे को कट करोगे हाइट में बढ़ेगा, ग्रेविटी से ज़्यादा ऊपर गया तो और कम फ्रूट देगा, तो ऊपर से भी काटना पड़ेगा इवेंचुअली। ओके तो झंझट थोड़े ज़्यादा है उसके अंदर, लेकिन हाँ, अगर आप ये झंझट कर पा रहे हो तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट बेहतर देगा, इसलिए खेती बाड़ी में वैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एयर लेयरिंग प्रोसेस थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। वो कुछ इस प्रकार से होती है कि एक ब्रांच रहती है, उसको हल्का सा चीरा दे करके एक ऊपर की छाल निकाल देते हैं और उसके बाद फिर उसके अंदर वर्मी कंपोस्ट कोकोपिट मिला करके उसको हल्का सा मॉइस्चर के साथ में ऐसे लगा देते हैं उसके ऊपर से। उसके बाद क्या किया जाता है, उसको छोड़ दिया जाता है, स्पेशली बारिश में करा जाता है। ये कलम बनाना, ये वही चीज़ है कि हम बोलते हैं कि वो कलम बना देते हैं कि उसमें हम वो करके हमने कोकोपीट या मिट्टी लगा के टेप से उसको बांध दिया, थोड़ी देर में जड़ आ गई तो उसको काट के फिर हमने एज अ उसको मदर प्लांट से मतलब हमने काट के ले लिया उसको। एक सेकंड, मैं समझा नहीं इस चीज़ को एग्जैक्ट। एक बार मैं बता देता हूँ मैं कैसे पूछना चाह रहा हूँ। अमरूद का पेड़ था एक, तो फल दे रहा था वो, तो मेरी मदर ने बोला कि काम करो, पेड़ अच्छा है तो इसमें छोटा सा वो छाल निकाल दो, चारों तरफ मिट्टी लगा दो, थोड़ी गीली सी मिट्टी, और उसको फिर पॉलीथीन से बंद करके रख दो, तो 2-3 महीने 4 महीने में इसमें जड़ें आ जाएंगी, और जब जड़ें आ जाएंगी तो उसको काट के फिर इसको पेड़ पे लगा देना। बिल्कुल वही प्रोसेस है, बिल्कुल। एक तरह से देखा जाए तो ये कटिंग ही लग रही है, लेकिन इनकी कटिंग्स इतने आसानी से नहीं लगती है, तो उसके अंदर वहीं पे ही जड़ आ गई, और क्योंकि वो पौधा ऑलरेडी मैच्योर्ड था, उसी का एक पार्ट तोड़ा गया है वहाँ से, सो इसलिए वो अगले साल से ही फ्रूट दे देता है। राइट, बहुत जल्दी फ्रूट देना शुरू कर देता है। अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ और होती है, नर्सरीज में आपको फ्रूट दिखेंगे अच्छे लगे हुए, लेकिन घर लाने के बाद हमको फ्रूट तोड़ देने चाहिए। अच्छा, हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप फ्रूट लगे रहना दोगे उसके अंदर, हम नर्सरी में इसलिए लगे रहने देते हैं क्योंकि हमको तो दिखा के बेचना है ना, लेकिन अगर आप उसको तोड़ोगे नहीं तो पौधा ग्रोथ पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं लेगा। छोटे एज में अगर कोई मतलब न्यूबॉर्न को बर्थ देंगे तो उसकी हेल्थ पे ये तो आपका ट्रेड सीक्रेट बता दिया आपने। नहीं चलता है ये वाली चीज़, तो मैं शेयर करता हूँ ये वाली चीज़ ओपन। ओके, तो ये हमको हर प्लांट के साथ करना चाहिए कि जब प्लांट छोटा है तो उसके फूल या जो भी इसमें चीज़ें आ रही हैं, फ्रूट्स आ रहे हैं, उसको तोड़ देने चाहिए। यस, उसको तोड़ दीजिए। इनफैक्ट अभी फ़िलहाल मैंने रिसेंटली फिर से, मैं हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था तो हम होम गार्डनिंग बीच में पॉज किए थे, दोबारा से स्टार्ट किया है, तो टमाटर हमारे जब छोटे छोटे साइज़ के थे सारे फूल तोड़ दिए मैंने। उसके 15-1 दिन बाद पौधे का जो साइज़ हुआ, फिर जो फ्लावर्स आए, उसकी क्वांटिटी उसके कंपेरेटिव बहुत ही ज़्यादा थी, तो ऐसा होता है। ये चीज़ मुझे मेरी मदर ने उसके लिए बताया था कि गेंदे का पेड़ था, गेंदे के फूल का पेड़, तो उसमें उन्होंने बोला था कि सारी पत्तियां तोड़ दो। तो वो थोड़ा सा मतलब 7-8 इंच का हो गया होगा, तो उन्होंने सारी पत्तियां तोड़वा दी, और फिर जब वहाँ से पत्तियां आई तो फिर वहाँ से वो घना हो गया था वो। हाँ बिल्कुल, पौधों का एक रूल होता है कि अगर आप हाइट में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे पौधे, टॉप से पिंच कर दो तो वो साइड में और ज़्यादा घने होते हैं, साइड से करते रहोगे तो हाइट में होंगे। तो उन्होंने जो कहा होगा, आई थिंक शायद टॉप से पिंच करने का कहे होंगे तो और ज़्यादा घना हो जाता है। नहीं, उन्होंने टॉप से तो बोला ही, और जो साइड में भी जो पत्तियां थी ना, तो उन्होंने बोला कि छोटी छोटी पत्तियों को तोड़ दो। तो वहाँ जहाँ एक ब्रांच निकल रही थी वहाँ से 3-3 ब्रांच निकलना शुरू हो गई। हाँ होता है वो, तो ऐसे क्या वो घना हो गया, और उसमें लिटरली मतलब फूल भी अच्छे आए थे, ज़्यादा फ्लावर्स आते हैं। अक्सर नर्सरीज पे आप देखोगे, लेकिन जो एकदम ही छोटी थैली में मिलते हैं वो सिंगल ही रखते हैं, क्योंकि उनको बस ला के बेचना है। आपको घर ला के ऐसे टाइम पर ये चीज़ कर देनी चाहिए। तो ये रूल सारे पौधों के साथ होता है? ऑलमोस्ट सारे। अगर आप फिर आप बोलोगे नारियल के पेड़ के साथ करके दिखाओ, नहीं वो तो नहीं होगा, राइट, क्योंकि वो तो हाइट लेगा। हाँ, बाकी सबके साथ हम कर सकते हैं। हमने अभी जो कटिंग के ऊपर बात कर रहे थे हम, तो सबसे बड़ा जो लोगों को नहीं पता होता कि कौन से पेड़ की कब कटिंग करनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, गुलाब के पेड़ की कटिंग करनी थी, मुझे नहीं मालूम था कब करना चाहिए। मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने गया तो मैंने वहाँ देखा कि वहाँ के माली ने सारे गुलाब को काट के फेंक दिए। ओके, तो मैंने बोला मतलब सही समय पे काटा होगा, तो मैंने आया, मैंने भी आके इसकी कटिंग कर दी। और लिटरली इससे फ़ायदा हुआ कि जब उसके वापस बड़ा हो तो फूल अच्छे आए इस बार उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ रहता है कि कब काटें, कौन से पेड़ को कब काटना चाहिए। तो कुछ आप गाइड कर सकते हो कि इस सीज़न में काटना चाहिए पेड़ों को? ठीक है, इसको सीज़न वाइज से ज़्यादा मेरे ख्याल से प्लांट वाइज अपन बात कर, तो पहले उससे शुरू करते फिर सीज़न के बारे में भी बात कर लेंगे। ठीक है। जैसे गुलाब की आपने बात करी, तो गुलाब का एक फैक्ट है कि नए जो फ्लावर्स आते हैं वो नई पत्तियों पे ही आते हैं। मतलब नई पत्तियाँ और आपको लानी है तो उसके लिए जैसे ही एक बार फूल गया उसके बाद आपने वो वाला पार्ट काट देना चाहिए। कब सीजन चले जाता है इनका गुलाब का? गुलाब तो 12 महीने फ्लावर्स देता है। 12 महीने फ्लावर्स देता है। स्पेशली बस बारिश में उसका डॉर्मेंसी चलता है, बारिश में संभालना पड़ता है, बाकी 12 महीने फ्लावर्स देता है गुलाब। तो अगर आप उसको सही से रखो, अगर टाइम टू टाइम प्रूनिंग करो, टाइम टू टाइम खाद दो, तो वो 12 महीने फ्लावर्स देगा। हमारा गुलाब नहीं देता फूल, क्यों नहीं देता? मतलब
क्या हम टाइम से कटिंग नहीं कर रहे हैं? क्योंकि मैं तो उसमें खाद भी मिला दिया, सब चीज़ें कर लिया। इनफैक्ट मुझे तो ये भी बताया गया था कि अगर आपको अच्छे फूल चाहिए गुलाब पे, तो आप अपने घर की चाय पत्ती डालो उसमें। चाय पत्ती गुलाब के लिए बहुत अच्छी होती है। हाँ। हमने गुलाब के ऊपर चाय पत्ती भी डाल दी, उसने इतने फूल नहीं दिए। क्या ये कटिंग नहीं करा टाइम से, ये प्रॉब्लम थी? अब वो भी एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, सनलाइट भी हो सकता है, और जैसे आपने चाय पत्ती बताया, इट्स अ नाइस सॉल्यूशन, उसमें फॉस्फोरस एंड पोटैश मिल जाता है पौधे को, तो फ्लावरिंग वो कायदे से करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और है कि और भी हो सकता है, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी कुछ कमी हो, ये भी हो सकता है। तो एक बैलेंस डाइट पौधों को तो वो ज़रूरी है ही, उसका एक अपने आप में इम्पोर्टेंस है। और जैसे हम कटिंग की फ़िलहाल अभी बात कर रहे थे, तो जैसे हिबिस्कस वगैरह का भी जब भी एक बार फ्लावर आ गया एक बार, उसके बाद आपने कटिंग करनी चाहिए। और सीज़न वाइज अगर अपन बात करें कि किस सीज़न में कटिंग करनी चाहिए, ठंड के सीज़न की अगर हम लोग बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे पौधे डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। तो एक बार जैसे ही वो डॉर्मेंसी खत्म होने वाली हो, यानी कि अभी फ़िलहाल फरवरी का महीना बेस्ट होता है, धीरे धीरे जब गर्म होने लगता है ना मौसम, तब उनकी प्रूनिंग करना पड़ती है। जैसे आपका चंपा का पौधा हो गया, तो सारी पत्तियां झड़ जाती है ठंड के मौसम में, तो ऐसी स्थिति में आप उसको कट कर दीजिए फरवरी के महीने में, तो वो बेस्ट वर्क करता है। मैंने एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है कि पेड़ों में ना कीड़े बहुत जल्दी लगते हैं। मैंने अभी एक चीज़ करी थी, सही है या गलत पता नहीं, हाँ। तो मेरे पेड़ में ना मिलीबग का प्रॉब्लम बहुत आ गया था। ओके। तो मैंने क्या करा, सैनिटाइज़र उठाया और सैनिटाइज़र उठा के सैनिटाइज़र छिड़क दिया, क्योंकि मेरे पास लिटरली कोई इंसेक्टिसाइड नहीं था उस समय। ठीक है। एंड विश्वास नहीं मानेंगे आप, शाम को जब मैंने देखा तो सारे के सारे मिलीबग मरे पड़े हुए थे। ओके, नाइस। ठीक है, हाँ। ये शायद बहुत सारे लोग के लिए टिप हो सकती है, मिलीबग को मार सकते हैं सैनिटाइज़र से, हाँ। बट ऐसे और भी बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं। तो इसका क्या सोल्यूशन है? एक तो सबसे पहले तो ये जो सैनिटाइज़र वाली बात है, ये मुझे भी, मैंने कभी ट्राई नहीं करके देखा, तो मेरे लिए भी नया है ये वाली चीज़। बट जैसे हम लोग मिलीबग्स के लिए डिफरेंट सॉल्यूशंस करते हैं इस्तेमाल। जैसे सबसे पहले शैम्पू स्प्रे करा जा सकता है, मतलब जो सबसे ज़्यादा लाइट है। अगर आप ऑर्गेनिक में करना चाहते हो तो नीम ऑयल इस्तेमाल कर सकते हो। और एक चीज़ और, नीम ऑयल में भी मिनिमम 1500 ppm का ज़रूर होना चाहिए। कई लोग वो उतने पावर का ही नहीं, अगर कम ppm बॉटल पे लिखा रहता है कितने ppm का है? लिखा रहता है वो। ओके। तो वो चीज़ आप मिनिमम 1500 ppm, उसके ऊपर आप कितना भी यूज़ करो, नीचे वाला मत यूज़ करना, क्योंकि वो फिर रिजल्ट वैसा नहीं देगा। तो ऑर्गेनिक में नीम ऑयल अच्छा वर्क करता है मिलीबग्स पे, और शैम्पू स्प्रे अच्छा वर्क करता है। लेकिन फिर भी अगर नहीं निकल रहे हैं तो एक टाटा ब्रांड है, उसका एक टेवगर करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, एक रॉगर करके भी एक अलग ब्रांड है। तो इनको अगर आप इस्तेमाल करोगे तो आप देखोगे कि आज आपने स्प्रे करा तो जैसा आपका सैनिटाइज़र वर्क कर दिया ना, वैसे ही वर्क करते हैं ये भी। ओके, ये तो एक मिलीबग का प्रॉब्लम हो गया। हाँ। बट ऐसे एक और भी प्रॉब्लम होती है कि पत्तों में छेद हो जाते हैं, पत्ते खराब होने लग जाते हैं, मुरझाने लग जाता है पौधा बहुत जल्दी। जैसे अभी रिसेंटली केस हुआ कि हमारे मौसमी का पेड़ लगा था, अचानक से वो सूख गया, जबकि बहुत पुराना पेड़ था, बहुत भर भर के फल देता था, और हमने सब तरह की कोशिश करी तो बच नहीं पाया। तो ऐसा क्यों हुआ वो? मतलब यूँ तो एग्जैक्ट देखे बिना बताना बड़ा मुश्किल है, बट कई बार फंगस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। ऐसा जनरली फंगस की वजह से देखने को मिल जाता है जब भी ऐसा कुछ होता है, तो कि बिना किसी रीज़न के एकदम से सब सूख गया, तो उसके अलग फिर सॉल्यूशंस होते हैं। उसके लिए मिट्टी में भी कुछ कुछ चीज़ें करी जाती है। जैसे आप नीम खली आप इस्तेमाल कर सकते हो। नीम खली पे टॉप लेयर पे नहीं इस्तेमाल करनी होती। अगर आप नीम खली टॉप लेयर पे इस्तेमाल करोगे तो नीम खली पे ही फंगस लग जाएगी। ओके। मैंने जब नर्सरी स्टार्ट करी, पहले साल मेरे साथ हुआ था, 40-50 गुलाब के पौधे थे, सब में मैंने नीम खली डाली, तब मैं टॉप लेयर पर फंगस लग गई। और मैंने बोला यार, मैंने तो गुलाब पे फंगस लग रही थी इसलिए इसको इस्तेमाल किया था, इस पर लग गई। तो बाद में पता चला वो जब भी एयर से रिएक्ट करेगी उसमें फंगस लगता है, उसको टॉप लेयर नहीं नीचे के लेयर पे करना होता है। अगर वैसा करोगे तो पौधे का इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, अलॉन्ग विद दैट जो फंगस का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होगा। और टॉप लेयर पे भी आप दालचीनी वगैरह थोड़ी सी डाल सकते हो, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है। ओके, एक क्वेश्चन है, पता नहीं पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए। मैं एक रील देख रहा था, उसमें वो बोलता है कि पेड़ को मजबूती देने के लिए आपको नारियल का तेल डालना चाहिए। ओके। क्या ये तेल वेल सच में डालने चाहिए और कुछ होता है इससे? करा तो जाता है कुछ कुछ चीज़ें। अब एग्जैक्ट नारियल वगैरह का, क्योंकि हम भी नर्सरी रन करते ही, ज़मीन में पेड़ हम लोग भी कम ही करते हैं, और जो भी है उसके अंदर हम बाकी के जो खाद इस्तेमाल करते हैं, तो हमको ज़रूरत नहीं पड़ा इस चीज़ का। इसके बारे में मैंने लेकिन सुना ज़रूर है नारियल का। उसके अलावा भी कुछ कुछ तेल होते हैं जो प्रॉपर उसकी खुदाई करके करी जाती है। अभी तक हम लोग जो करते आए हैं, एक मल्चिंग करके प्रोसेस होती है, उसको करते आए हैं, वो एक बढ़िया वर्क कर जाती है। मल्चिंग क्या होता है? सॉरी, मुझे नहीं पता। ठीक है, उसको ऐसा करा जाता है कि जैसा पेड़ है, आम का पेड़ एग्जाम्पल, सो उसकी छाँव जितने एरिया में जा रही है
उतने एरिया में प्रॉपर उसकी खुदाई करी जाती है, करीब 4 से 5 फीट तक की। और ऑफ कोर्स जड़ वाला एकदम एक्सपोज नहीं करते उस एरिया को, बट उसके पास वाला जो एरिया उसको प्रॉपर खुदाई करते हैं। वहाँ पर बहुत सारी पत्तियाँ डाली जाती हैं और बहुत सारी खाद डाली जाती है और वापस से उसको ढक दिया जाता है टॉप से। सो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आसपास उसको। जब भी कभी फ्रूट आना पूरा बंद हो जाना तो ये एक बार ज़रूर करके देखना चाहिए। ओके। कुछ लोग बोलते हैं कि बीज को डायरेक्ट डाल देना चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं, भिगा के फिर लगाना चाहिए। हाँ तो एग्जैक्टली क्या लगा, किस तरह से करना चाहिए कि बीज का मतलब अगर हम बीज से लगा रहे हैं तो हाँ क्या पैटर्न हमको यूज़ करना चाहिए? सो अगर आप डायरेक्ट प्लांट का बीज इस्तेमाल कर रहे हो तो उसको तो आपको भिगो करके करोगे तो बेहतर रिजल्ट देगा। लेकिन अगर आप जो मार्केट से बीज खरीद रहे हो, वो जो ऑलरेडी फंगीसाइड में जिसको डुबाया गया था, अगर आप उसमें सेम प्रोसेस करोगे तो वो नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप उसको अगर भिगो दे रहे हो तो फंगीसाइड का जो उन्होंने कवरिंग किया था वो ख़त्म हो जाता है उसके अंदर। तो उसको आप डायरेक्टली लगाइए और उसमें रिजल्ट आएगा। फिर जब आप बीज को भिगोते हो तो एक बात का और ध्यान रखना, बस जो टॉप पर जो बीज रहते हैं उनको आप निकाल लीजिए, वो मत लगाइए। जो नीचे नीचे रहते हैं उनको आप करिए, उनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो वो जो ऊपर तैरते रहते हैं उनको नहीं लगाना चाहिए, वो उगेंगे नहीं, ऐसा कुछ रहता हाँ, है? मतलब क्वालिटी वैसी नहीं रहेगी। उग भी गए अगर तो वो वैसा वाला रिजल्ट नहीं देंगे। ओके ओके। जैसे अभी समर्स चल रहे हैं, तो समर्स में पौधों को कैसे संभाल के रखा जाए? सो इसके अंदर कई लोग एक चीज़ भी कर देते हैं कि जो फुल सनलाइट वाले पौधे हैं जो एक्चुअली झेल सकते हैं उतनी गर्मी, उनको भी शेड में रख देते हैं। तो एक तो इसका ध्यान रखना है कि जिसको जितने की ज़रूरत है उसको उतना ही शेड मिले। और जो ग्रीन नेट्स वगैरह में भी लोग रखते हैं वो भी अलग अलग इंटेंसिटी की आती है। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही आप लगवा ले रहे हो बस काम हो जाएगा। जैसे मेरे एक वन ऑफ द क्लाइंट है, उनकी नर्सरी है। सो उन्होंने ग्रीन नेट अलग लगाई है, ब्लैक नेट अलग लगाई है। अच्छा, ब्लैक नेट भी कुछ होता है क्या? बेसिकली जो ब्लैक नेट है वो सन की रेस को ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है, ओके। जिस वजह से उसमें और ज़्यादा अच्छा ठंडा हो पाता है। और जो ग्रीन नेट है वो ऐसे है कि मतलब सिर्फ धूप से बचा रहा है? हाँ, वो धूप से बचा रहा है, सिर्फ थोड़ा कंपेरेटिव ज़्यादा टेम्परेचर रहेगा। ब्लैक में और ज़्यादा कम रहता है और इसको मैं प्रॉपर एक्सपीरियंस भी करने में आता है। जब आप जाओगे ना आपको दोनों रूम्स में अंतर दिखेगा। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि कौन से पौधे को धूप में रखा जाए गर्मियों में और कौन से पौधे को शेड में रखा जाए, ये कैसे पहचाने? तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हो कि मतलब जा कर के अलग अलग नर्सरीज विजिट करिए। Okay. एक नर्सरी नहीं, अलग अलग नर्सरीज। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि टेम्परेरीली कहीं और रख दिए जाते हैं पौधे, है ना। सो आपने अगर एक नर्सरी पे गलत सीख के आ गए, उन्होंने तो अगले दिन कहीं और रख दिया उस पौधे को। सो अलग अलग नर्सरीज विजिट करके खुद से देखिए। और एक वन ऑफ द प्रोडक्ट हमारा भी हम लोग हमारी वेबसाइट पे रखते हैं, सनलाइट रिक्वायरमेंट चार्ट। उसके अंदर उस एक चार्ट में हम लोग सारे पौधों के नाम देते हैं, कितने सनलाइट की आवश्यकता है वो लिखा होता है और साथ में उसकी पौधे की फ़ोटो दी होती है। तो आप पूरा उसको चार्ट को देखते हुए सारी चीज़ें समझ सकते हो। तो वो आपका घर बैठे बैठे आपका काम हो जाता है। ओके। लोग बोलते हैं ना कि पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं, बट आपके केस में तो सच में पेड़ पे उग रहे हैं। राइट। तो इसमें कितने मार्जिन होते हैं? अगर आप ऑफलाइन नर्सरी की बात करें तो ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, सारे पौधे की अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर आप एवरेज निकालो तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है अराउंड 30% का मार्जिन निकल जाता है। ओके। कुल मिलाकर के। और ये ग्रॉस प्रॉफिट बता रहा हूँ, नॉट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट नहीं, ग्रॉस प्रॉफिट है। हाँ। ओके। और अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो एक टेंटेटिव मान के चलो फिर वो अराउंड जाएगा 20% के आसपास, 20% के बाद 15 to 20%। ओके। तो अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो इसमें वो कहाँ तक जा सकता है, कितना पैसा कमा सकता है इसमें वो? स्काई इज द लिमिट। ओके। बहुत सारे आप कितना कमा लेते हैं? मेरा मान के चलिए मैं ऑलमोस्ट 7 फिगर्स पे भी जा रहा हूँ। अभी 6 फिगर्स हो जाता है, 7 फिगर्स बहुत जल्दी मैं टच करने वाला उसके। ओके। प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। तो इसमें भी क्या मौसम का वो रहता है क्या कि जैसे सीजन्स आते हैं, अलग अलग बिजनेस में सीजन्स होते हैं, तो आपकी लाइन में भी सीजन्स होते हैं कि इस सीजन में बहुत पैसा है, इस सीजन में पैसा इतने कम हो जाता है? थोड़ा होता है ऐसा, मैंने ऑब्जर्व किया है। ऑफलाइन नर्सरी का तो नहीं, बट मेनली जो हमारा कोर्सेस वाला हो गया और हमारी खाद वगैरह, जो दिवाली वाला टाइम होता है उस टाइम थोड़ा सा चीज़ें डाउन जा रही होती है, बिकॉज लोग त्योहारों में लग जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ से ध्यान हट जाता है। तो ये चीज़ मैंने भी ऑब्जर्व की होती है। ओके। जनरली वैसे बिजनेस अच्छा चलता है? हाँ, ओवरऑल बाकी काफ़ी प्रॉफिटेबल चीज़ है। मतलब इसके अंदर जो मैं पर्सनली जिन लोगों को जानता हूँ, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो करोड़ में बिजनेस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स कर रहे हैं करोड़ में। और लैंडस्केपिंग में भी अगेन स्काई इज़ द लिमिट, बहुत सारे स्कोप्स हैं। और बहुत, अगर इंडिया के बाहर भी हम बात करें तो जैसे जो
चाइना वगैरह में अगर आप देखें तो लोग 3-3 पीढ़ियों से काम कर रहे हैं, 100-100 साल पुराने पेड़ यहाँ पर अभी फ़िलहाल बेचते हैं। अच्छा। हाँ, तो वो चीज़ मतलब, और 10-10 लाख के पेड़ बिक रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें, इतना ज़्यादा स्कोप है, एक-एक पेड़ 10-10 लाख। ओके। आपकी बिजनेस की ग्रोथ में सोशल मीडिया का क्या हाथ रहा? देखा जाए तो बिजनेस वाइज कंप्लीटली सोशल मीडिया के थ्रू ही मैं अभी फ़िलहाल बिजनेस करता हूँ, तो कंप्लीटली इसी का ही हाथ रहा। इनिशियली हमारे साथ वही जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैं जो जो सीखता चला जा रहा था गार्डनिंग में, जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग द कंटेंट। तो मैंने सोचा कि ठीक है, कुछ फ़ायदा ही हो जाएगा, कुछ 4 कस्टमर आ जाएंगे वीडियो देख करके। तो वैसे ही रहा, और या फिर धीरे धीरे करते करते अब हो गए काफ़ी लोग। तो सोशल मीडिया से भी आपके लीड्स आती हैं? हाँ, यस, डेफिनेटली कंप्लीटली सोशल मीडिया से ही लीड्स आती है हमारी। ओके। हमने ये समझने की कोशिश करी कि कोई बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकता है, राइट? बट अगर किसी ने ठान ही लिया कि बिजनेस करना है, आपकी तरह पैसे पेड़ पे लगाने हैं, उसको क्या एग्जैक्ट स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे वो एक अच्छा बिजनेस बना सकता है अपना वो? सबसे पहले तो नॉलेज लेना पड़ेगा गार्डनिंग से रिलेटेड। तो मतलब अगर मैं मेनली एजुकेशनल बिजनेस में हूँ ऑफ गार्डनिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर एग्जैक्ट सेम मॉडल करना है ना, तो वो आज तो स्टार्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसको कम से कम 3 से 4 साल प्रॉपरली, जैसे मैंने बताया ना, मैं घंटों घंटों गार्डनिंग करता था, 8-8 10-10 घंटे, तो वैसा टाइम देगा तब जा कर के वो फिर उस नॉलेज बिजनेस में आ पाएगा। और फिर वही वीडियोस वगैरह, आप पहले ऑर्गेनिक कंटेंट आप पोस्ट करिए, एंड उसके बाद पेड एडवर्टीजमेंट काफ़ी ज़्यादा उसमें हेल्प मिल जाती है। मतलब आपको अगर क्वालिटी लीड्स चाहिए तो पेड एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही आती है। और ये सब फिर करिए, जैसे वेबिनार्स वगैरह हम तो लोग ये करते हैं। आप ऑफलाइन की बात कर रहे हो या ऑनलाइन की बात कर रहे हो? ये मैं फ़िलहाल ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ। बट अगर कोई ऑफलाइन अगर अपना बिजनेस चलाना चाहता है, जैसे समझ लीजिए इंदौर में ही है वो, और इंदौर में अगर वो अपनी नर्सरी खोल के ग्रोथ करना चाहता है, तो वो कैसे कर सकता है? देखो, सिर्फ नर्सरी में तो कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मतलब लोग चला रहे हैं, आप बिजनेसमैन उनको कंसिडर ही नहीं करते एक्चुअली, वो वैसा है। अगर सिर्फ नर्सरी की बात करें तो उनको साथ में अगेन एक्सपर्टीज़ तो चाहिए ही रहेगी। या तो वो नर्सरी रन करके उसकी केयर खुद करना सीखे, और पूरा डेवलपमेंट वगैरह कैसा होता है, लैंडस्केपिंग वगैरह सीखे उसको, और अपनी जो कंसल्टेंसी है वो दे। लैंडस्केपिंग अगर कराए, उसमें मेनली बिजनेस वाइज देखा जाए तो उसमें पैसा ज़्यादा है। सिर्फ प्योर नर्सरी में पैसा ज़्यादा नहीं आता? नहीं, इतना ज़्यादा नहीं होता। सोशल मीडिया का आपका सीक्रेट क्या है? मैं जस्ट एक रूल को फॉलो करता हूँ कि 80% आप वैल्यू दीजिए और 20% सेल्स करते रहिए। मैं दिल से जो जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि इनकी मदद हो सकती है इस चीज़ से, तो वो चीज़ें मैं शेयर करता चला जाता हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने सोशल मीडिया पे अपने सारे राज बता दिए, हाँ, तो सबको पता चल जाएगा, फिर हमारे पास क्या रहेगा? ऐसा कुछ नहीं होता। आप बांटो, 4 चीज़ें और आएंगी साथ में आपके सामने। एंड मैं तो अभी भी यही मानता हूँ कि मैं गार्डनिंग का, मैं अभी भी लर्नर हूँ। तो अभी कुछ शेयर किया, कल को कुछ और प्रॉब्लम आ गई तो मुझे भी वो भी सीखने को मिला, मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, तो कभी भी ख़त्म नहीं होता कंटेंट। ओके। आप लाइव जाते हो? हाँ, बिल्कुल। तो वहाँ से भी आपको लर्निंग मिलती है? अच्छा, मतलब आप इंस्टाग्राम लाइव की बात करें? नहीं, वो मैं जनरली नहीं जाता। हमारा जूम पे जो भी लाइव रहता है वो मेनली होता है। ओके, जो आपके कोर्सेज के बारे में रहता है। वो सारी कोर्सेज में आप एग्जैक्टली पढ़ाते क्या हो? उसके अंदर हम लोग कवर करते एवरीथिंग अबाउट होम गार्डनिंग वाला पार्ट। उसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स और ऑर्नामेंटल प्लांट्स, सारी चीज़ें कवर करी जाती है। एक अपना जो घर में कोई भी बगीचा लगाना चाहता है, हमारा एक मेन मोटिव है कि वो अपना ड्रीम आंगन बना ले। दैट्स इट, दैट्स वाई हमारे वेबसाइट का नाम भी dreamangan.com। तो आप लोगों को एम्पावर करते हो कि अपनी ड्रीम आंगन कैसे बनाए, यस, और उसमें आप लोगों को सपोर्ट भी करते हो पूरा? हाँ बिल्कुल। कंसल्टेंसी, 1-to-1 कंसल्टेंसी भी देते हो आप? नहीं, 1-to-1 कंसल्टेंसी अभी फ़िलहाल नहीं कर रहा हूँ। ऑफलाइन में करते हैं हम लोग, बट ऑनलाइन में फ़िलहाल हम लोग वही जो ग्रुप कोचिंग होती है वो करते हैं। ओके। ऑफलाइन इवेंट में क्या होता है आपके? ऑफलाइन इवेंट में ऐसा अभी फ़िलहाल एक ही किया था, जो हमने प्रॉपर जिसको इवेंट कह सकते हैं, एक रिट्रीट कराई थी। तो उसके अंदर हमने अगेन सेंट्रल इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट नर्सरी जो है वहाँ पे हमने किया था इस चीज़ को। और ऑफलाइन पूरे इंडिया से लोग आए थे, और हमने पूरी नर्सरी विजिट कराने के साथ में जो जो चीज़ें हम ऑनलाइन तो बताते ही है, लेकिन ऑफलाइन प्रॉपर करके दिखाना, और जो जो चीज़ें कई चीज़ें बारीकी वाली बातें मिस आउट हो जाती है, तो वो चीज़ें हमने प्रॉपर मिल करके ऑफलाइन में सारी चीज़ें की। उन्होंने भी साथ में मिल करके गार्डनिंग किया, तो ऐसा कुछ हमने किया था। और साथ में मेरा एक और थॉट था कि इंदौर में टूरिज्म, बिकॉज इट इज़ द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया, टूरिज्म बढ़ना चाहिए यहाँ पर, मुझे ऐसा लगा। तो हमने ऐसा किया कि टोटल 3 दिन का इवेंट था। एक दिन हमने गार्डनिंग किया, सेकेंड डे हमने इंदौर विजिट किया, और थर्ड डे थोड़ा सा लाइट रखा था तो साथ में, लेकिन टूरिज्म भी करा दिया हमने, वैसा किया। तो इतनी बड़ी कम्युनिटी या इतने सारे फॉलोअर्स होने की कुछ फ़ायदे होते हैं? हाँ, हो जाते हैं। जैसे कि? जैसे
लास्ट ईयर की बात है, मुझे एक मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी कुछ ऐसा होगा, तो एक टीवी शो मतलब ऐसे ही अपने आप ही उन्होंने डीएम किया और मुझे ऑफ़र आया, मैंने जा कर के किया, तो नेशनल टीवी पर मुझे जाने का अपॉर्चुनिटी मिल गया। अलॉन्ग विद दैट इस फील्ड में मैं अब किसी से भी मुझे कनेक्शंस बनाने हैं तो मेरे लिए बड़ा आसान हो गया है। मैं जस्ट जा कर के कहता हूँ कि आई एम फ्रॉम अमेजॉन पार्क नर्सरी, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑलरेडी नो मी, तो वो जस्ट मतलब मुझे प्रायोरिटी बेसिस पे वो एंटरटेन करते हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है, साथ में कोलैबोरेशंस करना मेरे लिए बड़े आसान हो गए हैं, ब्रांड डील्स वगैरह मिल जाती है, तो ये अलग अलग प्रकार के ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। जो ब्रांड डील्स हैं, कुछ स्पेसिफिक तरीका है आपकी फील्ड में इसको निकालने का? जो डीएम्स आते हैं उनके थ्रू ही सारी चीज़ें होती है, मतलब यूँ तो सच, बाकी ईमेल हमने ऐड ज़रूर किया है बट आई डोंट नो, लोग मेल नहीं करते, लोग हमको डीएम करते हैं, तो वहाँ से हमको मेनली मिलती है। ओके, आपकी एड एजेंसी भी है राइट? हाँ जी बिल्कुल, यस। ऐड का कितना ज़्यादा फ़ायदा होता है एक बिज़नेस को रन करने में? सो ऑर्गेनिक इज़ बेसिकली आप बस ट्रैफिक ला रहे हो, लोग आपको देख रहे हो, और ऑफ कोर्स ऑर्गेनिक लीड्स भी बहुत क्वालिटी वाली हो सकती है, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोग भी आई डोंट नो व्हाई वेबिनार में आते नहीं है। लेकिन मतलब इतनी फैमिली एक साथ हमारे साथ जुड़ी होने के बावजूद भी जो वेबिनार में लोग आते हैं फिर भी वो कंपेरेटिव कम रहते हैं। तो इसलिए एड्स अगर आप रन करो तो उसके अंदर वो स्पेसिफिक लोगों को वो एड्स दिखाता है। जैसे मतलब अगर आप बिल बोर्ड्स वगैरह लगाएंगे या टीवी पे एड दिखाएंगे तो जिनको नहीं देखना है वो लोग भी देख रहे हैं। लेकिन इसके अंदर ऐसा है कि आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, तो जो एक्चुअली अभी फ़िलहाल गार्डनिंग में एंथुसियाज्म रखता है ऐसे ही लोगों को एड्स दिखते हैं, तो इट वर्क्स वेरी वेल। इसमें एक बहुत छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ। मैंने जो जनरली इतने दिन में सोशल मीडिया पे देखा है कि देयर आर 4 स्टेजेस ऑन सोशल मीडिया। ओके। तो फर्स्ट स्टेज इज़ जब आप द मोमेंट आप पोस्ट करना शुरू करते हो तो पीपल डोंट नो यू। हाँ। सेकंड, जब आप कंटिन्यूसली जब पोस्टिंग करते रहते हो तो सेकंड आता है कि नाउ पीपल नो यू। सही है। उसके बाद जब आपको थोड़ा टाइम हो जाता है फिर आता है कि नाउ पीपल ट्रस्ट यू। और जब आपकी थर्ड स्टेज जब वो क्रॉस हो जाती है उसके बाद आता है कि नाउ आई विल बाय फ्रॉम यू। तो ये 4 स्टेजेस जब तक आप क्रॉस नहीं करते हो ना तब तक आप वो सेलेबल नहीं बन पाते हो। और ऐसा भी कहते हैं कि एटलीस्ट अगले व्यक्ति ने आपको 7 बार देखा होगा तब जा कर के वो आपसे खरीदता है। इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा भी होता है कई बार कि कोई हमारे साथ वेबिनार में आए, 3-3 4-4 वेबिनार्स उन्होंने हमारे फ्री वाले अटेंड किए, चौथे वेबिनार के बाद वो बाय करते हैं, क्योंकि ट्रस्ट एक बार में नहीं हो पाता। तो होता है वो चीज़, स्पेशली ऑनलाइन में, क्योंकि स्कैम्स भी हो जाते हैं ना, तो हर कोई बचना चाहता है उससे, तो हम लोग भी, लेकिन जितनी ऑथेंटिसिटी हो सकती है उतना उसको रखते हुए सारी चीज़ों को करते हैं, फुल ट्रांसपेरेंसी। मैंने जनरली जो देखा है कि अगर आप कंसिस्टेंट हो तो आपको लोग देखते हैं, फॉलोअर्स भी आपको खूब सारे मिलते हैं। बट अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो और आपने सोचा कि हफ्ते में 1 रील डाल दी, 2 रील डाल दी या 3 रील डाल दी मैक्सिमम, हाँ, तो आप अगर सोच रहे हो कि सोशल मीडिया पे ग्रोथ कर जाओगे तो आप कभी नहीं ग्रोथ कर पाओगे। हाँ, एक्चुअली चाहिए होती है कंसिस्टेंसी। मतलब इसका ऐसा है कि अगर आपने कुछ डिसाइड किया है कि मैं, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो पहचान के, जो हफ्ते में 1 रील ही डालते हैं, लेकिन वो हफ्ते की 1 रील फिर मिस नहीं करते। उनके भी मेरे जितने ही फॉलोअर्स हैं, और व्यूज़ अगर देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। अगर आपने नाम सुना हो, अनसीन एमपी करके एक पेज है, अनसीन तो एमपी, हाँ। हाँ, तो वही वो अराउंड हफ्ते में 1 बार या ऐसे। लेकिन कंसिस्टेंसी ऐसा भी नहीं कि आप 2 महीने के लिए गायब हो गए, तो फिर हाँ, प्लेटफॉर्म। क्योंकि जो मैंने देखा है कि लोग, क्या होता है, अगर एक बार आप लोगों को देखने लग जाते हो ना तो लोग फिर आपको बार बार देखना पसंद करते हैं, बिल्कुल। और फिर अगर आप उनको दिखते नहीं हो तो वो आपको अनफॉलो करना शुरू कर देते हैं। हाँ, हाँ, तो यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जहाँ लोग अगर अनफॉलो हो रहे हैं या ग्रोथ नहीं हो रही है, वो यही हो रही है कि आप उनको बार बार देख नहीं रहे हो। सही है। क्योंकि लोगों का बहुत जल्दी जल्दी टेस्ट चेंज होता है आज की तारीख में। अगर आप उनको नहीं दिखोगे तो उनका टेस्ट चेंज हो जाएगा, वो दूसरे पे शिफ्ट हो जाएंगे, आपके पास नहीं रुकेंगे। तो दैट इज़ द बिग प्रॉब्लम। तो मैंने सुना है बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, और हम उनको घरों पे भी यूज़ कर सकते हैं, घर पे भी लगा सकते हैं। यस। तो ऐसे कौन कौन से प्लांट्स हैं और उनको यूज़ कैसे कैसे करते हैं? हाँ, बता देता हूँ। तो मैं तो जनरली सबका मिक्स करके काढ़ा बना देता हूँ, और पूरी स्टोरी बताता हूँ। एग्जैक्टली मैं ना, मतलब जब कोरोना चल रहा था तो मुझे कोरोना टोटल 2 बार हो गया था। ओके। हाँ, और फर्स्ट टाइम तो दवाइयों से हो गया था, और तब भी मैं ये लेता रहता था, ये मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह। बट सेकेंड टाइम मैं इसको पूरी तरह से क्रेडिट दे सकता हूँ कि दवाइयों से मतलब नहीं हो रहा था ठीक, वो इससे ही ठीक हुआ। मैं क्या करता था, एक लेमन ग्रास करके एक प्लांट होता है, उसकी चाय बड़ी अच्छी बनती, तो वो हो गया। साथ में गंधराज हो गया, उसके अंदर बेसिल हो गया, थोड़ी सी बेसिल, तुलसी। तुलसी। एक्चुअली अलग अलग वैरायटीज़ की बहुत सारी आती है, तो बेसिल के अंदर ही जो अपन, बेसिल पूरा एक फैमिली ऐसा है? हाँ, बेसिल पूरी फैमिली है मतलब। तो उसके अंदर जो राम तुलसी, श्याम तुलसी और ऐसे बहुत सारी तुलसी आती है। जनरली हमको बस लिमिटेड नाम पता होते हैं। तो बेसिल इज़ अ काइंड ऑफ तुलसी जो इसमें इस्तेमाल करी जाती है। और
इन सब का मैं मिश्रण बनाता था और उसके अंदर नींबू डालता था और वो मैं रोज़ पीता था, तो उससे ही कहीं ना कहीं मेरा कोरोना ठीक हुआ था सेकेंड टाइम। तो ये जो पेस्टो सॉस होता है उसमें कौन सी तुलसी यूज़ होती है? ये जब इटालियन बेसिल होती है वो। मैंने देखा कुछ लोगों को बेसिल के नाम पे वो घर वाली जो तुलसियाँ होती हैं वो वाली यूज़ करते हैं, तो आई वाज कंफ्यूज कि ये वाली तुलसी होती है वो वाली तुलसी होती है। नहीं, उसका टेस्ट थोड़ा सा ऐसा लगेगा जो इटालियन बेसिल होती है कि आप जब लास्ट उसको करोगे ना थोड़ा सा मतलब च्यू करने के बाद, तो हनी जैसा हल्का सा मुझे तो लगता है, मतलब थोड़ी सी स्वीट होती है कंपेरेटिव। मैं वाइट सॉस पास्ता मैं उसको इस्तेमाल करता हूँ, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मैंने बेस्ट वाइट सॉस पास्ता मेरे याद का खाया है। Okay. तो वो उसका क्रेडिट जाता है लेकिन बेसिल को, क्योंकि मैं जितनी क्वांटिटी में उसको यूज़ करता हूँ ना उसकी जो फ्रेगनेंस होती है बड़ी अच्छी होती है। तो बेसिल को क्या ड्राई करके भी रख सकते हैं, क्रश करके डाल सकते हैं? मैंने हमारे ट्राई नहीं करके देखा क्योंकि मैं डायरेक्ट गार्डन से तोड़ता हूँ, इस्तेमाल करता हूँ, तो उसका लेकिन वो टेस्ट तो डेफिनेटली, जैसे एक प्लांट होता है ऑल स्पाइस, एक होता है तेज पत्ता। हाँ, ये ऑल स्पाइस क्या प्लांट है मतलब? हाँ, बताता हूँ उसके बारे में। तो जैसे पंच मसाला भी इसको बोलते हैं। इसके अंदर अगर आप इसका पत्ती को भी ऐसे क्रश करके अगर फ्रेगनेंस लेंगे तो आपको करीब 5 मसालों की उसमें से फ्रेगनेंस आएगी, और आप अगर उसको अपने खाने में डालोगे तो टेस्ट भी आता है। तो वैसा कुछ ये प्लांट है। और हाँ, इसको भी मैं डालता था, जो ये इम्यूनिटी बूस्टर है ना, इसको भी काढ़े में डालता था, ऑल स्पाइस को भी। Okay. और जहाँ से हम इसके बारे में बात कर रहे थे कि सुखा करके करना चाहिए या गीले इसमें, तो जैसे आपका तेज पत्ता होता है तो वो मार्केट में तो सूख करके भी मिलता है। हाँ. लेकिन अगर आप जैसे आप 2 तेज़पत्ता डालते हो खाने में सूखा वाला, तो इसको आपको शायद आधा ही डालना पड़ेगा अगर आप ताज़ा इस्तेमाल कर रहे हो तो, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, मतलब ताज़ा एकदम। तो वैसे ऑल स्पाइस मैं तो सारे ताज़े ही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। ऐसे कौन कौन से 5 पेड़ हैं जो हम घर पे रख सकते हैं और वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं? ओके, ऑल स्पाइस रख सकते हो, लेमन ग्रास रख सकते हो, अकरकरा रख सकते हो, पेपरमिंट रख सकते हो, बेसिल रख सकते हो, और एक बोनस गंधराज। तो इन सब का काढ़ा भी बना के पी सकते हैं? हाँ, मैं तो सबका मिक्स करके काढ़ा बना लेता हूँ, और जब जब तबीयत ख़राब होती है तो उसको इस्तेमाल करता हूँ बढ़िया। डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज़ कर सकते हैं? नहीं, डेली में मैंने कभी ट्राई नहीं किया, चाहो तो कर सकते हो एक बार ट्राई करके, बट मतलब मैं थोड़ा सा ना इस मामले में ऐसा है कि प्रॉब्लम होती है तो लेता हूँ, अदरवाइज़ नहीं लेने का। तो मैंने देखा कि लोग बिजनेस बहुत सारा करते हैं और उसके पहले बहुत पढ़ाई करते हैं, विदेशों में जाके उन्हें MBA करके आते हैं। बट आपके केस में उल्टा था, आपने ड्रॉप आउट कर दिया और ड्रॉप आउट करके फिर ये बिजनेस खोलने का सोचा। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपको नहीं लगा कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करनी चाहिए फिर मुझे जाना चाहिए बिजनेस में? हाँ, एक्चुअली मतलब ड्रॉप आउट करके मैंने बिज़नेस नहीं खोला। बिज़नेस मैं जब मेरा कॉलेज चल रहा था उसी दौरान मैं बिज़नेस करते चला जा रहा था। तो बिज़नेस जब चलने लगा और मुझे जब ऐसी वाली फीलिंग आने लगी कि मैं बिज़नेस से ज़्यादा सीख रहा हूँ। मैं स्टूडेंट आज भी हूँ, कॉलेज ड्रॉप किया लेकिन स्टूडेंट आज भी हूँ, मैं बहुत सारी बुक्स पढ़ता हूँ। और जब मुझे लगा कि यहाँ से ज़्यादा सीख रहा हूँ कंपेरेटिव टू दैट क्लासरूम, तब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि वो कभी भी कॉलेज ड्रॉप करे। मैंने इसीलिए किया था क्योंकि मैं यहाँ से ज़्यादा सीख रहा था। और किसी भी बिजनेस स्कूल में भी अगर मैं ज्वाइन करता, मैं बेसिकली लॉ कर रहा था मैं, और वो मेरे टॉपिक से तो हट के ही था पूरी तरह से। मैं अगर मतलब मैंने उसको ऐसा सोचा कि अगर आज मेरे हाथ में डिग्री है और मैं कुछ काम करना चाहता हूँ तो भी मैं ये काम नहीं करूँगा क्योंकि मुझे उसमें इतना मज़ा नहीं आ रहा था, इसमें इंटरेस्ट आ रहा था। तो मैंने बोला कि जब उसका सेंस ही नहीं बन रहा है तब जा कर के मैंने ड्रॉप किया। तो मैं किसी भी जैसे सिनेरियो कुछ भी होता है तो ये ज़रूर सोचता हूँ कि अच्छे से अच्छा क्या हो जाएगा, बुरे से बुरा क्या हो जाएगा। इसके अंदर मैंने दोनों सिनेरियो सोच लिए थे और मुझे लगा कि ठीक है, इट इज़ सेफ फॉर मी, एक कैलकुलेटिव रिस्क लगा मुझे ये। सो देन आई ड्रॉप्ड इट। सो मेरा सा मानना है कि जो फॉर्मल एजुकेशन है सिर्फ वही मतलब आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए नहीं मतलब काम आएगा। एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बट फॉर्मल एजुकेशन कम्प्लीटली आप नहीं बोल सकते कि वही एकमात्र सक्सेस किसी। देखा जाए तो पास में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, धीरू भाई अंबानी, हेनरी फोर्ड। अभी अगर आप देखो तो आज से बहुत सारे ऐसे किसान भी हैं जो कि बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, करोड़ों का टर्नओवर है। मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ तो मैंने देखा स्पीति साइड या हिमाचल साइड बहुत बड़े बड़े किसान हैं जो कि एप्पल का बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस करते हैं। और अगर आपके पास ऐसी कोई कार है जैसे स्कॉर्पियो, ऐसी कोई छोटी मोटी कार है तो आपको गिनेंगे ही नहीं, इतने अमीर लोग हैं वो। हाँ, और पढ़ाई वाइज उन्होंने कुछ पढ़ाई नहीं करके रखी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, बिजनेस इज ऑल अबाउट डेडिकेशन एंड बिजनेस नॉलेज। अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो और अगर आप ग्राउंड लेवल की नॉलेज नहीं रखते हैं आप, तो फिर आप कभी भी बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। मैं एक छोटा सा अपने एग्जांपल बताता हूँ कि मेरा पहले बिजनेस जो था RSA का बिजनेस था। मैंने इंजीनियरिंग करी थी, इंजीनियरिंग के बाद फिर मैंने कुछ दिन जॉब करा, उसके बाद फिर मैं इसमें स्विच कर गया। तो जो हमारा फर्स्ट ट्रक आया था, मैंने कभी चलाया नहीं था ट्रक कभी, और जब पहले ट्रक खरीदा
तो उसको शोरूम से वो ट्रक मैं ही निकाल के लेके आया। ओके। उस ट्रक को दिल्ली तक छोड़ के आया मैं, क्योंकि उसको फैब्रिकेशन होना था। हाँ। और शुरू के 2 महीने वो ट्रक मैंने चलाया। ओके। लिटरली लोग मेरी हंसी उड़ाते थे कि कहाँ इंजीनियर हैं, पूरा पढ़ाई वढ़ाई करके देखो ट्रक ड्राइवरी कर रहे हैं। हाँ। बट वो मैंने ट्रक ड्राइवरी करने के लिए नहीं करा था, वो मैंने लर्न किया था कि रोड पे क्या चैलेंजेस आते हैं, ट्रक के साथ क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि मुझे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना था। ओके। और जब वो ग्राउंड लेवल पे मैंने इतनी सारी चीज़ें कर चुका था, 2 महीने चला चुका था, तो मुझे पता चल गया था कि पुलिस वाले कहाँ रुकते हैं, आरटीओ वाले कैसे परेशान करते हैं, कितना डीजल लगता है, हाँ। एवरेज क्या है ट्रक का, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं ऑन रोड ट्रक में। और उससे मुझे अपने बिजनेस को चलाने में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ था, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटी मालूम थी। लोग जो ड्राइवर्स होते थे, अगर मेरे को मतलब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी करते थे तो नहीं बना पाते थे, क्योंकि मुझे ग्राउंड रियलिटी मालूम थी। मुझे ये लगता है कि अगर आपको कोई भी बिजनेस सक्सेसफुली करना है तो आपको ग्राउंड लेवल पे बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं कर पाओगे तब तक आप दूसरे से नहीं करा सकते, और आप कहीं ना कहीं गोजा खाओगे। बट एट द सेम टाइम आज की तारीख में लोग ये सोचते हैं कि यार ठीक है, 2-4-5 एम्प्लॉयज़ को रख लेंगे और उनका सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज उनकी रहेगी और उनसे काम करा लेंगे और हो जाएगा। हाँ, नहीं वैसा तो नहीं हो सकता। इनफैक्ट एक मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है और उनकी जॉब लगी जियो में, और उनका कुछ काम ऐसा था कि मतलब एक बॉस लेवल वाला काम था, तो उनको ऑफिस में बैठ के काम करना है, लेकिन पहले 7 दिन थोड़ा पेट्रोल से रिलेटेड कुछ काम था, तो पहले 7 दिन उनको ऐसा काम कराया गया कि आपको एक नॉर्मल पर्सन जैसे पेट्रोल भरता है ना, तो आपको वो करना है। मुझे लगता है नहीं, हर जगह रूल बना देना चाहिए। पहले आपको जो है निचले लेवल के काम करके आओ और फिर आप ऊपर की पोस्ट पे आओगे। नहीं तो वो हो रहा है एक्चुअली, वहाँ पर बड़ी कंपनीज कर रही है एक्चुअली, सारी चीज़ें कर रही है। क्योंकि नहीं, खासकर जैसे आजकल हो रहे हैं ना कि जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके जो बच्चे हैं अब वो बड़ी पोजीशन पे आके बैठ रहे हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पे भी इसको कंपल्शन कर देना चाहिए कि पहले आप नीचे जाओ। जैसे स्टारबक्स का कोई मालिक है, तो उसको पहले ये आना चाहिए कि भाई कॉफ़ी कैसे प्रिपेयर करना है और देना कैसे है इसको, उसके बाद वो फिर ऊपर के लेवल तक आए। हाँ, सही है। तो उसको क्या है, बहुत एक्सपर्टीज होगी। एक्चुअली अगर अपन देखें रतन टाटा जी की जो स्टोरी है, उसमें भी जितना मैंने उनके बारे में सुना है कि उन्होंने वैसे ही किया था, इनिशियल छोटे से स्टार्ट करके, सेम भले वो वहाँ के ही वारिस थे बट फिर भी उन्होंने हाँ, जो उनका जो स्टील प्लांट था, सबसे पहले उन्होंने स्टील प्लांट में जाके वहाँ पे काफी दिन रहे वो, और उन्होंने वहाँ पे काम सीखा, तब जाके फिर उनको जमशेद टाटा जी, उन्होंने पहले वहीं पे उनको बोला था कि आपको वहीं रहना है। वहाँ से जब उनको अच्छा परफॉर्मेंस रहा तब उन्होंने उनको दूसरी जगह पे शिफ्ट करना शुरू किया था। दैट्स एक्चुअली आई थिंक इट इज़ द रियल एजुकेशन। एग्जैक्टली। तो अभी क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे मैं बिजनेस कंसल्टेंसी करता हूँ। अभी एक रिसेंट का केस है, उन्होंने मेरे को बोला कि एक फीमेल थी, उन्होंने बोला कि मैंने अपना बुटीक खोला था और थोड़े दिन में बंद हो गया। तो मैंने से फर्स्ट क्वेश्चन ये किया कि आपको क्या आता था बुटीक के बारे में, तो उन्होंने बोला नहीं, मैंने बस कोर्स करा रखा था। तो कोर्स करने के बाद मैंने सीधे बुटीक खोल लिया अपना। कैसे चलता था, तो मास्टर जी बता देते थे, जो मास्टर जी बता देते थे वही हो जाता था। और बाद में क्या हुआ कि धीमे से पूरा बिजनेस वो मास्टर जी ने अपना कैप्चर कर लिया और वो हमको बंद करना पड़ा। और लास्ट में जो ऑर्डर्स लेके रखे थे वो दूसरे टेलर से करवा के लोगों को देने पड़े वापस। अगर आपको अपने बिजनेस की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इस तरह के कॉन्सिक्वेंसेस फिर आते हैं कि आपका बिजनेस जमा बिजनेस दूसरे लेके चले जाते हैं। सही है। तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम। एक्चुअली आप ऑपरेशंस में तो पूरी तरह से नहीं फंसे रह सकते, लेकिन हाँ, हर चीज़ के बारे में आपको आइडिया ज़रूर रहना चाहिए, ऐसा मेरा भी बिलीव है। दूसरा एक जो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे बिजनेस ओनर्स हैं वो इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि वो SOPs नहीं होती उनकी वजह से, KRIs नहीं होते, KPIs नहीं होती। तो जब तक आपका कोई भी बिजनेस या आपके कोई एम्प्लॉय आ रहा है या कोई टीम मेंबर है, उसको एग्जैक्टली उसके जॉब रोल्स नहीं मालूम होगे, आप उसको कैसे ट्रैक करोगे आपको नहीं मालूम होगा, वो क्या क्या काम करने वाला वो नहीं मालूम होगा, तब तक प्रॉब्लम्स होंगी। मैं पिछले साल बड़ी प्रॉब्लम में रहता था इन सभी चीज़ों को लेकर के, बट हाँ मैंने फिर कुछ कोर्सेस में इनरोल किया। ऑफ कोर्स वो वहाँ से मुझे डिग्री नहीं मिली, बट हाँ मैंने कुछ टीम मैनेजमेंट से रिलेटेड कोर्सेज में इनरोल किया। तो उसके बाद से वही सारे सिस्टम्स वगैरह बनाए, सारी चीज़ें की मैंने, तो अब सारी चीज़ें स्मूथ होती है। मतलब मैं अभी फ़िलहाल आपके साथ यहाँ पे बैठा हूँ, लेकिन मेरा काम वहाँ पर हो रहा है। ऑल्दो अभी फ़िलहाल टीम साइज़ उतना आ भी नहीं रहा है अभी फ़िलहाल, मैं प्रॉब्लम में हूँ टीम के, लेकिन फिर भी काम हो रहा है। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पूरी दुकान बंद बैठी है। राइट। एक्चुअली इससे क्या क्लैरिटी आ जाती है, जो आपके टीम मेंबर है उसको भी पास भी क्लैरिटी है और आपके पास भी क्लैरिटी है कि वो क्या कर रहा है आपको मालूम है और उसको क्या करना है उसको मालूम है। तो हम भी ऑन डे टू डे बेसिस हम लोग नए अपने सिस्टम्स बनाते रहते हैं और सिस्टम्स इम्प्लीमेंट करते रहते हैं जिससे मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी निकल के आ सके और हमारा काम इससे बहुत ज़्यादा फास्ट होने लग गया है। अभी आपने एडिटिंग की बात करा, तो अगर मैं एडिटिंग टीम की बात करूँ तो पहले ये होता था कि वो सिर्फ 2 या 3 कंटेंट एडिट कर पाते थे। आज एक दिन में 9 कंटेंट एडिट कर देते हैं।
तो ये तो मुझे भी आपसे सीखना पड़ेगा इतना बिल्कुल आप सिखा हमारे देते हैं इधर आपको ये चीज़। 5 हो जाते हैं बट 9 तो काफ़ी नहीं अच्छी अभी productivity। रिसेंटली अभी एक दिन हुआ था तो हाँ हाँ 9 रील उस दिन उस अरे बंदे ने एडिट करी और अच्छे एडिट करी। हाँ हाँ तो इट्स ऑल अबाउट कि क्लैरिटी कितनी है। हम्म, और दूसरा फिर ये भी फ़र्क पड़ता है कि आप अपने टीम मेंबर्स को, एम्प्लॉयज़ को किस तरह से कंसिडर करते हो उनको, आप किस तरह से बात करते हो। एक तरीका ये होता है कि आप एकदम डंडा लेके बैठे हो, स्ट्रिक्ट बात कर रहे हो, और एक तरह होता है कि ठीक है आप नॉर्मली बात कर रहे हो। कई बार इग्नोर भी करना होता है। हाँ कई बार आपको दिख रहा होता है कि यार ये नुकसान हो रहा है, पर ठीक है चुपचाप रहना पड़ता है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए नुकसान हो जाने दो, क्योंकि वो उस समय अगर आपने टोक दिया तो फिर वो बार बार अगर आप टोक रहे हो तो वो बाहर निकल के आएगा बाद में और आपका काम इम्पैक्ट हो गई होगा। तो बिजनेस में ऐसा बोला जाता है कि थोड़ी आपको अपनी आंखें बंद करके रखना पड़ता है, होता है चाहते वो ना चीज़। चाहते। मैं तो एक चीज़ का बिलीव करता हूँ कि मैं उनके बारे में दिल से अच्छा सोचता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी ऑर्गेनाइजेशन को अपना समझते हैं और कहीं ना कहीं वो भी फिर दिल से काम करते हैं। मिथ है ये बहुत बड़ा। मुझे पर ऐसा ही लगता है और मेरे लिए वर्क भी किया। See, लेकिन ये चीज़ अगर आपको ऐसा लगता है कि आप उनके बारे में अच्छा सोचोगे तो वो अच्छा करेंगे, ये बहुत बड़ा मिथ है। ओके अगर आपको किसी से भी अच्छा काम करवाना है तो सबसे पहले चाहिए क्लैरिटी। हाँ किसी भी इंसान, अगर कोई भी इंसान आपके साथ काम कर रहा है, उसको सबसे पहले चाहिए जॉब क्लैरिटी। जॉब क्लैरिटी के बाद उसको ये मालूम होना चाहिए कि कितने ड्यूरेशन में कब और कितना काम करना है मेरे को। ठीक है। थर्ड, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है उससे। अगर आप उससे अच्छे से बात कर रहे हैं उतना ही उसके लिए बहुत है। ठीक है। और चौथी सबसे बड़ी चीज़ कि विजन क्या है कंपनी का। ठीक है। उससे वो रिलेट कर पा रहा है कि मेरी कितनी ग्रोथ होगी। ठीक है। बिकॉज एट द एंड कहीं ना कहीं उसको पैसा भी चाहिए। मैं ये बोलता हूँ पैसा हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है, क्योंकि पैसा आपको कभी भी, मैं आपसे कुछ डायरेक्ट पैसे मांगूंगा तो नहीं दोगे आप मुझे, बट अगर मैं उसके अगेंस्ट में आपको कोई सर्विस दे दूंगा तब पैसे दे दोगे। तो पैसा इज अ बाय प्रोडक्ट। सही है। बट पैसे के साथ उसको अपनी ग्रोथ भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अपने करियर को ग्रोथ करने के लिए आपके पास आया है। तो ये लोगों का मानो बहुत बड़ा मिथ है कि अगर मैं उसको बहुत अच्छे से ट्रेन करूंगा, एकदम पुचकार के रखूंगा, तो कंपनी आपकी कभी ग्रोथ नहीं करेगी। जिस दिन जब तक इसको जो जितना सीखना है वो सीखेगा और छोड़ के चले जाएगा कंपनी आपको। नहीं मैं मतलब शायद गलत वे में आपने उसको समझ लिया जो मैं नहीं मैं एक अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। आई कम्प्लीटली एग्री विथ योर पॉइंट, बट क्लैरिटी वगैरह चाहिए सारी चीज़ें। एक मेरा साथ में इंटेंट ये रहता है, वो मेरे सबकॉन्शियस में दौड़ता है, आई वॉन्ट देम टू डू समथिंग गुड इन देयर लाइफ। बिकॉज जब मैं ऐसा सोचूंगा ना तो अपने आप वो जो जिस टोन की आप बात कर रहे हो, जो कोई चीज़ इग्नोर करने वाली चीज़ अगर है तो वो चीज़ अपने आप ही आ जाती है, ऐसा मैं बिलीव करता हूँ। और ऑफकोर्स जो सिस्टम्स है, जो क्लैरिटी उनको जो होनी चाहिए उनके काम की, और जो जो चीज़ें डेलीगेशन है वो तो होनी चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट। प्रॉब्लम क्या है, आज की तारीख में कोई ये सब चीज़ें सिखाता नहीं है। मतलब बहुत सारे मैंने मेंटर्स देख लिए, बट मैंने किसी मेंटर को ये सिखाते नहीं देखा कि आपको KRAs, KPIs या SOPs कैसे बनाना चाहिए, सिस्टम्स कैसे बनाने चाहिए। सब जगह आपको ऊपर की नॉलेज बहुत मिलेगी, बट ये चीज़ कभी कोई नहीं बताता। ये चीज़ एक्चुअली मैंने भी जिनसे सीखा था, मैंने बहुत ज़्यादा उसमें अल्ट्रेशंस किए, बहुत सारे चेंजेस किए। उसके बाद अब मेरे बिजनेस में मेरे लिए वो सारे सिस्टम्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं। बट मुझे लगता है सभी कंपनीज में थोड़ा थोड़ा चेंजेस उसको कर करके अपने हिसाब से करना पड़ता है, क्योंकि ये सारे सिस्टम बड़ी कंपनियों में तो होते हैं, पर जो भी छोटी कंपनियां हैं या जो छोटे बिजनेसमैन हैं, अगर उनको ये सारी बातें उनको पता चल जाएं तो वो भी अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से फ्लरिश कर सकते हैं, बहुत आगे लेके जा सकते हैं। एक चीज़ मैंने और ऑब्जर्व की इसी चीज़ के अंदर कि जैसे अगर आप नई सिम लेते हो कोई, तो जो काम अभी फ़िलहाल हम लोग गूगल फॉर्म्स के थ्रू कर रहे हैं, जो चीज़ें कि हाँ उसका ये चीज़ डिटेल लिख दिया, वही चीज़ इनके मतलब काम वो लोग भी सेम ही कर रहे हैं एक्चुअली। उनके एप्लीकेशन है उनके खुद के, और वही चीज़ वो लोग उसमें एंटर कर रहे हैं जो आप गूगल फॉर्म से करा रहे हो। सो चीज़ें थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है। आई थिंक सिस्टम्स वो भी वैसे ही लगा रहे हैं। अगर कुछ नहीं आपने ढंग से बड़ी कंपनीज को ऑब्जर्व भी कर लिया ना, तो बहुत सारे सिस्टम्स आप कोई सिखाने वाला जैसे आप कह रहे थे कोई है नहीं, तो वहाँ से भी बहुत सारी चीज़ मैं तो ऑब्जर्व कर करके सीखता रहता हूँ बहुत कुछ वहाँ से। हाँ सही कह रहे हैं आप। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं मालूम होता, बट छोटी छोटी चीज़ों का आप ऑब्जर्व करते हो तो आपको पता चल जाती है कि यार हाँ ये लोग ऐसे करते हो तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ। और हम लोग ने तो एक चीज़ और भी करी जो छोटे बिजनेसमैन के लिए शायद मतलब फ़ायदेमंद हो। हम लोग क्या करते हैं कि इंटर्न्स लेके आते हैं और इंटर्न्स को ट्रेन करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप किसी एक्सपर्ट को लेके आते हो तो क्या होता है उसका दिमाग ऑलरेडी सेट है कि मुझे इस तरह से काम करना है, उसकी ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो रखी है।
और कई बार वो कोलिजन होता है आपकी काम के साथ, क्योंकि वो आपको डोमिनेट करने की कोशिश करता है, नहीं बॉस इसको ऐसे नहीं, इसको ऐसे ही करना है। बट अगर आप इंटर्न्स लेके आते हो तो एक तो आपको सस्ता पड़ता है, जो भी नए बिजनेसमैन हैं जो या छोटे बिजनेसमैन हैं, तो अगर इंटर्न्स के साथ करते हैं तो उनको काम सिखा सकते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होता है और आपके हिसाब से वो ढल जाता है। इस चीज़ के अंदर मतलब आई एग्री विथ योर पॉइंट, लेकिन मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस हमारे इंदौर में रहा है, कहीं ना कहीं जो इंटर्न्स के इसमें जो एजुकेशन सिस्टम के थ्रू, जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम है उसके थ्रू दिमाग में उनके हमारे पास जो लोग आते हैं वो अभी तक ये रहा कि सर्टिफिकेशंस के बारे में सोचते हैं, वो सीखने के बारे में नहीं सोचते। तो हम डायरेक्टली फिर हम इंटर्न्स नहीं रखते, हम डायरेक्ट किसी को हायर करना तो प्रॉपर हायर करते हैं। तो वो सर्टिफिकेट कब मिलेगा, सीखने से कोई मतलब नहीं है, वो वाली चीज़ हम विजन अलाइन नहीं करता तो फिर हम नहीं रख पाते। वैसे नहीं, ये चीज़ आई टोटली बाय योर पॉइंट, आजकल है ना बहुत ये होता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो सीधे आगे सबसे पहले पूछते हैं कि पैसा कितना मिलेगा। हाँ, एक वो लर्निंग तो बहुत दूर की बात है। आजकल की जो जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा पैसा को लेके फोकस्ड है। वो इस पे फोकस नहीं कि मैं अपनी काम कैसे बढ़ाऊँ, अपनी स्किल्स कैसे बढ़ाऊँ, अपने काम को कैसे ऊपर लेके जाऊँ। उनका फर्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि पैसा कितना मिलेगा। पैसा कितना 2 महीने 4 महीने 6 महीने के एक्सपीरियंस वाले इतना पैसा मांगते हैं कि उनको लगता है कि नहीं 6 महीने कर लिया, मेरे को बहुत आ गया। तो ये यूथ का आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इसको एक गार्डन से मैं कनेक्ट करके कुछ एक अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। जैसा मेरा बिलीफ है पैसे को लेकर के कि जैसे मैंने भी कहीं पे सुना ही था इस चीज़ को कि जैसे एक हनी भी होती है, वो हनी भी क्या करती है, वो नेक्टर खाने के लिए फूलों पर जाती है और उसको पता नहीं होता मैं पॉलिनेशन भी साथ में कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि वो पॉलिनेशन कर रही है तो उसके लिए और ज़्यादा फूल बन रहे हैं, उसके लिए और ज़्यादा खाना बन रहा है ना। सो अब क्योंकि वो हनी भी है, वो अनअवेयर है इस चीज़ को लेकर के। अब वी एज ह्यूमन बींग्स हम क्या कर सकते हैं, हम अगर इंटेंशनली पॉलिनेशन करने लग जाए नेक्टर के बारे में, ठीक है वो मिलेगा आपको, बट हम इंटेंशनली पॉलिनेशन के बारे में सोचेंगे, अपने आप नेक्टर तो आएगा ही आएगा, पीछे से आएगा। तो ये नेक्टर आपका पैसा हो गया। हाँ, यस। कि तो अगर आप काम अगर अच्छे से कर रहे हो तो पैसा तो अपने आप आएगा नेक्टर जैसे आपने बोला, राइट। तो कैसा रहा आदित्य, कैसा लगा आपको आज? भोपाल मेरा बहुत अच्छा, मतलब वन ऑफ द फेवरेट सिटी है, यहाँ के लेक्स वगैरह बहुत पसंद है मुझे। तो यहाँ पर जो ब्रिज से आए हम लोग वहाँ पर, तो वही देख करके बड़ा अच्छा लगा मुझे, और आपसे मिल करके उसके बाद फिर आप एज अ पर्सन मुझे काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन लगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एंड आई लाइक दैट। इवन मैं भी वैसे ही रहना पसंद करता हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट्स वगैरह रहते हैं, आई एम वेरी प्रोफेशनल गाय, सो आई लाइक दैट थिंग। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इतनी दूर से आप आए, इतनी अर्ली आपने आज स्टार्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।